दिलीप जी। आज दिलीप जी। जी मैम। जी सर। मंगलाचरण करें आज। मैं एक्चुअली अभी टीचर्स की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, हम करते हैं। ओके, थैंक यू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम कौत्मो गणे मंगलम कुंज कुंडलो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं कल्याणकारिणं प्रधानं प्रधानं सर्वधर्माणां सर्वधर्माणां जयतु जयतु शासनम्। शासनम् जैनम जयतु शासनम्। अब हम फिनांस की मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज अपने ज्ञान गंगा में हमें बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद अनिता जी। आप में से काफी लोगों से शायद पहली मुलाकात है और काफी लोगों से शायद कुछ लोगों से हम मिल चुके हैं, राइट? आप लोग प्लीज अनम्यूट करिए और बात करिए। हम जब तक बातचीत नहीं करेंगे, हमारा रेपो नहीं बैठेगा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार इस तरह की किसी वेबिनार में जुड़े हैं? आप चैट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, आप अनम्यूट होके भी बोल सकते हैं। पहली बार जुड़ी है मैडम। आई थिंक निकिता सोनी, सेजल ताम्रकर, आप लोग पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, राइट? जी, प्लीज सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। अनीता जी 2 मिनट आप ये स्लाइड बंद कर दीजिए ताकि हम सबको देख लें एक बार। जी, आप लोग उत्साहित है सीखने के लिए? यस और नो? यस मैम। सबकी जब तक आवाज नहीं आएगी, चेहरे हंसते नहीं दिखेंगे, मुझे पढ़ाने का मन नहीं होगा। प्लीज, पढ़ाना नहीं, बेसिकली हम डिस्कशन ही करना है। आप और हम बातें ही करेंगे, ठीक है? तो आप लोगों के मुझे पीडीएफ मिली, आप लोगों ने जो जो समस्याएं बताई थी उन समस्याओं को एक साथ करके मुझे दिया गया। उसके बेस पे हमने अगले 6 वेबिनार डिसाइड किए हैं, ठीक है? अभी इसमें मैंने आप लोगों की सबकी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो देखा, तो मुझे आप सब में बहुत सारे वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। कोई केजी पढ़ाता है, कोई 1 to 4 पढ़ाता है, कोई 5 to 7, कोई 8 तक पढ़ा रहा है। आप सबके सब्जेक्ट भी अलग अलग है, आप सबका क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, आप सब में बहुत सारे वेरिएशन है। इसलिए मैं जब भी बताऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नीचे से ऊपर तक जितनी चीजें ज्यादा कवर कर सकूं। आई ट्राई माई बेस्ट। इसमें से आपको क्या करना है, हम जैसे होटल में जाते हैं, इतना बड़ा मेनू कार्ड होता है, उसमें से हम वो चीजें पिकअप करते हैं जो हमको चाहिए, जो हमको सुटेबल है, लेकिन देखते हैं हम सब है। आपको वो सारी चीजें लेना है, करना है जो आपके लिए सुटेबल है, आपकी क्लास के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, राइट? एम आई क्लियर टू ऑल? यस और नो? यस। यस मैम। बिल्कुल, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा मैं कवर कर सकूं। आई ट्राई माई बेस्ट। आपको कहीं भी क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है? हमारा 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा, ठीक है? अनीता जी, हम फर्स्ट स्लाइड पे चले। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आज लिया है पढ़ने और लिखने की समस्याएं और उसके उपाय। बहुत सारे प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं आप लोगों को।
जनरली सारे टीचर के सेम प्रॉब्लम होते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसमें से जितने ज्यादा कर सकूं। नेक्स्ट पे चलिए। गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट पेज के बाद वाली जी। पढ़ने की समस्या में सबसे पहला जो मुद्दा होता है वो होता है डिकोडिंग। अभी कोडिंग डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं, मुझे बताएंगे? कोडिंग डिकोडिंग पता होगा आपको? सेंस। अच्छा। जी, कोडिंग डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? किसी भी शब्द को किसी प्रोसेस द्वारा अर्थविहीन कर देना कोडिंग कहलाता है, और अर्थपूर्ण कर देना कोडिंग कहलाता है मैम। बहुत बढ़िया सोनू जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कोडिंग और डिकोडिंग, डिकोड करना मतलब किसी भी चीज को समझना, पढ़ना, उसकी जो समस्या है उसको सुलझाना, उसको समझना। ठीक है। तो बच्चे जो रीड नहीं कर सकते उनका बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग डिकोड नहीं कर पाते हैं। जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है, आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, च और ज, है ना? अभी आधे गोले के बाद लाइन आएगी या लाइन के बाद आधा गोला, आपको पता है इसलिए आप बता सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है। क फ, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन ये बच्चों को पता होना चाहिए। प और श एक लाइन का फर्क होता है, व और ब फिर एक लाइन का फर्क होता है। बी और डी, ये प्रॉब्लम आई थिंक 5th 6th 7th तक मैंने बच्चों में देखी है। आई होप आपके साथ भी सेम होता होगा, है ना? टी और एफ, मतलब ये मुझे पता ही नहीं था कि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। जब एक बच्चे ने सच में लिखा और मुझे समझ आया, तब मुझे पता चला कि ये भी कंफ्यूजन का एक रीजन हो सकता है। सिर्फ शेप ऊपर से नीचे होता है, मतलब मुझे कभी दिमाग में नहीं आया था कि ये चीज कंफ्यूजन हो सकती है, दोनों सेम है, ऐसा कोई मेरा दिमाग में नहीं था। बट जब बच्चे ने किया तब मुझे समझ में आया कि ये भी एक ऊपर गोला करना है, नीचे गोला करना है, दैट इज ऑल्सो कैन बी। पी और क्यू मिरर इफेक्ट है डेफिनेटली। इसके अलावा 1 4 और 7, ये तीन नंबर्स ऐसे हैं इसमें बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। ठीक है। तो ये डी कोडिंग के इश्यूज हैं, बच्चे लेटर को या पर्टिकुलर साउंड को पहचान नहीं पाते हैं उसको, और उसको मिला के वर्ड बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये एक डिकोडिंग का इशू है। हम पहले डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, फिर हम उसके सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। जिनकी कैमरा ऑफ है वो ऑन करें प्लीज। अगर नहीं आपको पता है कि कैमरा ऑन कैसे कर दे तो अपने सहयोगी से मदद लें, पर अपना कैमरा ऑन करें। जी मैम, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। देखिए प्लीज, ये इस तरह से होगा कि जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो और आप किसको पढ़ा रहे, सामने कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे कंफर्टेबल होंगे मुझे बताइए। दीपिका, अंकिता, सोनी, मानसी, सुमन, मुस्कान, प्लीज कैमरा ऑन करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने सहयोगी से हेल्प लें। लोकेंश जी। जी मैम। जी दूसरा जो होता है, शब्दों के उच्चारण में परेशानी, प्रॉब्लम विद साउंडिंग आउट अ वर्ड। कोई भी वर्ड लिखा है उसको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी एक आके, जो नीचे लेटर वर्ड्स लिखे हैं ए लेटर से होने वाले, कोई इसको पढ़ेगा? कौन सब लोग पढ़ेगा? अपना अपना एबल वीडियो ऑन रखें, बस एनी आर वॉल्यूम कर दें। हाँ जी, अपना नाम बताइए फिर पढ़िए। भारती नापित। जी एबल अगेन एक्शन एनी आर। जी। अभी यहाँ पे हर जगह ए के लिए जो आपने प्रोनाउंसिएशन किया उस पर ध्यान दीजिए। एबल में हमने ए को ए पढ़ा,
अगेन में हमने उसको अ पढ़ा, एक्शन में उसको ए बोला है। देखो किसकी ए और आवाज आ रही है अभी बाहर? फोन किसके फोन से आवाज आ रही है? एनी नेटवर्क की ओ, फिर ए पढ़ रहे हैं, आर में उसका उच्चारण आ हो गया है। ठीक है, लेटर एक ही है, आप सबको इसका प्रोनाउंसिएशन पता है कि उसका ए या ए होता है, राइट? लेकिन हम कितनी तरह से एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं हम खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हमको आदत हो गई है, हमको पता है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो हम उसको प्रोनाउंस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन बच्चे जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, जिनके लिए ये चीज नहीं है, मुझे बताइए वो किस तरह से इसको डिकोड करेंगे? समझ आ रही है आपको बात? हम अभी बच्चों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अब समझ पा रहे हैं कि बच्चे क्यों पढ़ने में गलती करते हैं? ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसके अंदर बहुत सारे चीजों के प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। इसका रीजन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबल लैंग्वेज है, दुनिया के बहुत सारे कोनों में बोली जाती है, और उन सारी जगह के नए नए शब्द जो है वो अंग्रेजी में समाहित हुए हैं। अभी ये जो शब्द सारे इसके अंदर समाहित हुए, तो हर शब्द जब भी आया है तो वो शब्द अपने साथ अपना कुछ लेकर आया है। आप जब भी इंग्लिश, यदि आपने एमए इंग्लिश किया है और आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वर्ड्स की हिस्ट्री होती है कि कौन सा वर्ड लैटिन है, कौन सा वर्ड स्पेनिश है। आप हर साल देखते हैं कि डिक्शनरी नई खुलती, इस साल डिक्शनरी में कितने वर्ड्स ऐड हुए, तो वो नया आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो साथ में चलती है, इसलिए इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को जब तक सीखा नहीं जाएगा तब तक बोलना मुश्किल है बच्चों के लिए। तो हमको ये करना है कि हमको उसके प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखाना है, किसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होता है, कब कैसे होगा, किस लेटर के साथ, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। लेकिन आप जितने जानते हैं उतने बच्चों को जितना पॉसिबल हो सके आप यदि क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे क्लास में और बोलेंगे, तो बच्चे उसको कैच करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, नर्सरी का बच्चा घर जाकर एज इट इज सेंटेंस रिपीट करता था जो मैं नया सेंटेंस क्लास में बोलती थी। उसकी मदर मुझे दूसरे दिन बताती थी, कल आपने ये नया वर्ड यूज किया या आपने ये नया सेंटेंस बोला, मेरे बच्चे ने पूरा एज इट इज सेंटेंस आकर मुझे सुनाया। तो बच्चों की कैपेसिटी हमारी सोच से ज्यादा होती है। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होगी तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन सही होगी, तो उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है। अनीता जी, स्क्रीन के ऊपर आपका शायद व्हाट्सएप चल रहा है, स्लाइड नहीं दिखाई दे रही जी। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है समझने में परेशानी, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन। जो लिखा है बच्चा WHILE तो देख लेगा, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, उसको क्या समझना है ना? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि वाइल, बच्चा एक शब्द पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन रीड आउट व ह आ ल ई, है ना? वो उसको तोड़ तोड़ कर अपनी तरफ से कोशिश करेगा, लेकिन वो फिर भी लेटर्स आगे पीछे हो जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाता। तो ये बच्चों की डिफिकल्टी होती है कि उनको फोनिक्स क्लियर नहीं होते हैं। यदि उनको फोनिक्स आते हैं, दे नो कि किसका उच्चारण किस तरीके से होता है, तो शायद उनकी पढ़ने की परेशानी कम हो सकती है। Because of the lack of knowledge of phonics, they are facing problem. I hope आप लोग केजी में phonics से शुरू करते होंगे। यस मैम। कैसे सिखाते हैं आप phonics, बताएंगे मुझे? जैसे अगर अपन ए पढ़ा रहे तो उसको आ ऐसे करके बताते हैं, और बी को बा करके। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही तरीका है। ये बच्चों को रट जाना चाहिए, अच्छे से आ जाना चाहिए, तभी उनके फोनिक्स की प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये उनको समझने की परेशानी होती है, रीडिंग करने में, कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। अभी कुछ मिक्स डिफिकल्टीज होती है, साउंड कुछ होता है, बच्चे शायद उसको आगे पीछे पढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम होती है, आपने शायद तारे जमीन पर डिसलेक्सिया तो सुना होगा, है ना? तारे जमीन पे मूवी यदि देखी तो डिसलेक्सिया, वैसे ही एक होता है डिस्ग्राफिया।
आर यू अवेयर डिस्ग्राफिया क्या होता है? किसी को पता है? किसी ने सुना है? मैम जैसे अगर बच्चों को कुछ भी अपन दिखा रहे हैं लेटर वगैरह तो वो उनको उल्टे दिखते हैं। वो डिसलेक्सिया में होता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, वो उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। 5 या 6 लेटर्स का यदि एक स्पेलिंग होता है तो उनको 2 या 3 ही लेटर दिखते हैं, वो फर्स्ट और लास्ट को ही पढ़ेंगे, उसके बीच के नहीं पढ़ेंगे। वो ऑफ, ऑन, ईज, इस तरह के जो लेटर्स है उसको लिटरली स्किप कर डालेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ना उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दे कैन नॉट रीड। डिस्ग्राफिया में रीड ही नहीं कर पाते, क्या दिखता है नहीं उनको रीड, मतलब उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या है। डिसलेक्सिया के अंदर उल्टे सीधे दिखते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं कुछ नहीं पढ़ सकते। लेकिन डिस्ग्राफिया टोटली उनको रीडिंग का प्रॉब्लम होता है, वो डिस्ग्राफिया होता है। तो वहां पे वो यदि कोशिश भी करते हैं तो लेटर आगे पीछे पढ़ेंगे, ऊपर नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल है, वो किस चीज को कैसे पढ़ेंगे। जैसे फ्रॉम और फॉर्म, उनको डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अभी हम प्रोनाउंसिएशन में भी हमारे होता है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, है ना, ये हम वर्ड्स यूज करते हैं, हमको पता है। तो ये भी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। कलम, कमल, वृद्ध, वृहद, दोनों वर्ड्स में बहुत अंतर है, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर लिखे जाते हैं तो बच्चे रीडिंग में प्रॉब्लम करते हैं। एक मैंने मतलब एक कार्टून स्ट्रिप ली है, उसमें टीचर बच्चे को बता रही है, आप उस पर देख सकते हैं कि MAP लिखा हुआ है, बच्चा बोल रहा है म, ए, प, जैसे हम फोनिक्स सिखाते हैं वैसे बोल रहा है। लेकिन जब उसको पूरा वर्ड बोलना है तो वो मैप की जगह पेन, आगे का पीछे कुछ M से N बच्चे चेंज कर डालते। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे जहां आप जब बच्चों के साथ काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चे कहाँ प्रॉब्लम में है और उसको कैसे हेल्प करना है। तो पहले आपको बच्चों की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। काफी बच्चे होते हैं एक्चुअली इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि डिस्ग्राफिया जैसी कोई बीमारी भी होती है और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। खैर इन सबके सॉल्यूशन है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, लेकिन टाइम लगता है, बट ये सारी चीजें ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रतिधारण में कठिनाई, रिटेंशन डिफिकल्टी। आई थिंक ये डिफिकल्टी किसी ने डिस्कस की है, लिस्ट में भी थी, कि बच्चों को आज तो बता दिया, आज उन्होंने सीख लिया, आपने पूछा उन्होंने बता दिया, आप 2 दिन बाद पूछेंगे तो फिर सारा इवेपोरेट हो जाता है, राइट? यस और नो? यस मैम। कितने लोग फेस Yes. करती है प्रॉब्लम? Yes, sir. कितने लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम? किस किस की क्लास में ये प्रॉब्लम है? आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। जी, आयशा खान एंड उन्होंने हैंड रेज किया है, यस। और किसी को नहीं होती है? चलिए, आप खुश नसीब यदि नहीं होती तो अच्छी बात है। ओके, शिवानी जी एंड भारती जी, यू आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम, यस। रिटेंशन डिफिकल्टी होती है, बच्चे उसको याद नहीं रख पाते कौन सी चीज सिखाई थी। अभी रिटेंशन कैसे बढ़ सकता है? एक तो रिपीटेशन से बढ़ सकता है रिटेंशन, है ना। बच्चों के रिटेंशन, अभी आपको जब ये पता चलता है कि वो नहीं याद रख पा रहे, तो आपको ये थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा कि सिर्फ पढ़ने की चीजें याद नहीं रख पा रहे हैं या बाकी सारी चीजों में भी उनको प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास एक बच्चा था, अभी शायद ऑलमोस्ट 6 तक पहुंच गया है, 3rd 4th से उसको प्रॉब्लम थी, उसको मेमोरी का प्रॉब्लम था, वो सारी चीजें भूल जाता था। सिर्फ स्कूल में या पढ़ाई की बात नहीं है, उसको लोगों को पहचानना वो बहुत मुश्किल होता था, किसी से मिला है उसको कुछ याद नहीं होता था, थोड़े दिन पुरानी बात तो कुछ, मेमोरी उसकी बहुत वीक थी, उसको कुछ भी याद नहीं होता था। पेरेंट्स उसको दवाई वगैरह करना, इन सब चीजों की तरफ जाते थे। इसकी वजह से फर्स्ट टर्म में आपने सिखाया, आगे सिखाया, वो सेकेंड टर्म में यदि पूछो तो उसको नहीं आता था। थोड़े बहुत दिन में जो सिखाया है वो टेस्ट कर लेगा तो नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में होती है, रिटेंशन डिफिकल्टी। कुछ बच्चे होते हैं जो बेसिकली उनका ब्रेन में रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है,
बट सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। जो दूसरे बच्चे होते हैं वो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनको पढ़ने के प्रति मतलब एक शुरू से दिमाग में बैठ गया है कि घर में देखा होता है कि बड़े बच्चे हैं, मम्मी उसको डांट डांट के पढ़ने बिठा रही है, जो बच्चा पढ़ने बैठा है, बड़ा भाई है बड़े बहन है, उसको मतलब पढ़ना परेशानी लगता है, उसका रोना धोना मारना पीटना सब कुछ घर में चलता है। उसकी पढ़ाई खत्म हुई तो बच्चा जैसे किसी कैद से आजाद हुआ वैसी फीलिंग होती है ना। हम सब भी ये चीजें देखी है ना। ट्यूशन जाना है तो बच्चे का मुंह उतरा हुआ होगा, छुट्टी मिल गई तो खुश हो जाते। तो ये बेसिकली चीजें दिमाग में बैठी होती है पढ़ाई को लेके। पढ़ाई के साथ में ये सारी चीजें लगी हुई होती है दिमाग में, इसकी वजह से भी बच्चे मतलब उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जनरली जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो इस तरह से काम करता है कि जो चीजें आपको तकलीफ देती है यू ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड। ह्यूमन ब्रेन बना ही इस तरीके से, काम ही इस तरीके कर सकते, जो चीजें अच्छी नहीं लगती उसको अवॉइड करने की कोशिश करते, उसको भूलने की कोशिश करते। तो छोटे बच्चे जिनको पढ़ाई के साथ में रिलेशन में चीजें, डर, गुस्सा, पनिशमेंट, ये चीजें यदि उसके साथ में लगी होगी तो डेफिनेटली उनके रिटेंशन में डिफिकल्टी आएगी। दीज आर द सम रीजंस, मैं आपको ये सारे रीजंस बता रही हूँ कि रिटेंशन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। यदि बेसिकली मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको मेडिसिन और उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर, बच्चे को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार, 100% तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं, हम सोच नहीं सकते हर कोई उस लेवल तक पहुंचेगा। हमारा एम हमेशा ये होना चाहिए कि बच्चा एटलीस्ट इतना तो सीख ले कि वो अपना काम अच्छी तरीके से निकाल सके। हम ये नहीं सोच सकते कि हर कोई 90-95% लाएगा या हर कोई उस लेवल पे आएगा। वी डोंट हैव टू डू, हर कोई एक जैसा हो भी नहीं सकता है। वॉट वी हैव टू ट्राई कि बच्चा एटलीस्ट इतना सीख ले कि वो पास हो सकता है। पास हो सकता है मतलब बेसिक नॉलेज उसको हो कि वो अपनी जरूरत है, आज नहीं आगे जाके जिंदगी में वो जो पढ़ रहा है वो अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहा है, तो वो अपनी जिंदगी में अपने काम आसानी से निकाल सके। हमको हमको हमेशा कोर्स पूरा करने के लिए, सिर्फ उसको खींचने के लिए उसकी तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए। वी शुड ट्राई कि बच्चा कैसे पढ़ना लिखना सीख जाए कि वो अपना काम निकाल सके, उसको जितना जरूरत है वो कैसे कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रतिधारण में कठिनाई रिटेंशन डिफिकल्टी कुछ एक रीजंस थे जो मैंने डिस्कस किए, और कुछ एक सॉल्यूशन भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट है स्पीड। एक मिनट रुकिए, वेट, अनीता जी पहले वाली स्लाइड रहने दीजिए जी। नेक्स्ट है स्पीड। होता क्या है, बच्चे रीडिंग में या कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं? क्योंकि वो डिकोडिंग लेट होता है। ये क लिखा है, ये फ लिखा है, या ये MAP लिखा है, या ये MAN लिखा है, उनको यदि नहीं समझ आ रहा है तो वो उसको एक पढ़ने में जब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसके पहले क्या शब्द पढ़ा था वो भूल जाते हैं। पूरा सेंटेंस खत्म करते करते आते हैं, जब लास्ट वर्ड तक पहुंचते तो आगे क्या पढ़ा था भूल गए। अब आप उनसे पूछिए, उन्होंने पढ़ने को अलग अलग वर्ड तो पढ़ लिए, लेकिन उस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ और नहीं पता। तो जब स्पीड कम होती है उनकी, डिकोडिंग का देर होता है, पढ़ने में स्पीड कम होती है, तो वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। और जब वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं इसलिए वो कॉन्फिडेंटली रीड नहीं कर पाते, इसलिए भी बच्चे जोर से बोलने से हिचकिचाते हैं। कि बाकी सारे बच्चे तो फटाफट पूरा सेंटेंस पढ़ जाते हैं, मैं एक एक शब्द पढ़ूंगा फिर टीचर पूछेंगे क्या है मैं नहीं बता पाऊंगा, तो वो उसको अवॉइड करते हैं और रीड नहीं करते। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग। इसके अलावा क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है क्लास में रीडिंग का? कोई और आपके पास कोई है रीडिंग में प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी? प्लीज बताइए, आपके पास इसके अलावा कोई और इश्यू है रीडिंग से रिलेटेड? यस और नो? राइट लेफ्ट आगे राइट करेंगे, वो लेफ्ट करेंगे कहने वाले। प्लीज बताइए। यस मैम। जी बोलिए। अगर बच्चों को रीड करवाते तो कुछ कुछ बच्चों को तो लेटर भी नहीं पता रहती कि जी कौन सा लेटर बना है, भूल जाते वो। जी बिल्कुल, मेमोरी रिटेंशन मैंने लिया है, वो रिटेंशन डिफिकल्टी, लेटर्स भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। जी और कोई?
मतलब मैंने जितनी टॉपिक लिए वो सारे आपके हो कवर हो गए हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है जी। अनीता जी हम नेक्स्ट पे चलेंगे जी। लेफ्ट साइड जो लिखा है वो आई थिंक आप सब लोग पढ़ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, यस और नो? प्लीज कोई भी जोर से पढ़ के बताइए। If you can read this, thank the teacher. वेरी गुड। अभी जो राइट साइड है उसको पढ़िए। If you can read this, you जी are प्रोबेबली प्रोबेबली a teacher. यस, आपको सिर्फ एक वर्ड के अलावा आप सारा कुछ डिकोड कर सके, जबकि उसमें सारे स्पेलिंग गलत है, फिर भी आप पढ़ पाए, यस और नो? Yes, miss. जी, सारे स्पेलिंग गलत होने के बाद भी आपने पढ़ लिया, कैसे पढ़ा? क्योंकि उसके फोनिक कुछ मिलते जुलते हैं, स्पेलिंग गलत है लेकिन आप उसके कॉन्सोनेंट्स और उसको पढ़ के आप एक वर्ड बना पा रहे हैं, उस वर्ड को रिलेट कर पा रहे हैं आप, है ना? EF या IF आपके लिए इफ ही है, वो आपने उसको इफ पढ़ा, एफ नहीं पढ़ा, आपने यो नहीं पढ़ा, उसको यू ही पढ़ा। एम आई राइट? Yes, miss. बेसिकली ये हमारा ब्रेन होता है जो किसी भी चीज को एक बार समझ लेता है, सीख लेता है, तो उसको अपने हिसाब से चेंज कर, हमारे जो मतलब पहले से जो मेमोरी में है उससे रिलेटेड हम चीजें कैच कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये उससे रिलेटेड है इसलिए पढ़ लिया। अनीता जी नेक्स्ट पे चलिए, एक और है। ये मुझे कौन पढ़ के बताएगा? इतने सारे लोग हैं, कोई तो पढ़िए। अंकिता सोनी जी, कोशिश करिए। The great star leader is not. करिए करिए कोशिश। Can I try, miss? जी बिल्कुल। Greatest leader is not necessarily नेसेसरीली the one who does the greatest things. He is the that gets the people to do the greatest things. Okay. गुड। इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो सही है, बीच के लेटर है उनको आगे पीछे किया हुआ है। फर्स्ट और लास्ट लेटर सही है, बीच के लेटर आगे पीछे किए हुए हैं, तो भी हम उसको पढ़ लेते हैं, राइट? देन ऑल्सो वी ऑल आर एबल टू रीड इट। सो दिस इज द थिंग, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है आप समझ गए। तो अभी हमको क्या करना है, यदि बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो उनको बहुत सारी प्रैक्टिस देनी है। आप उनको एक बार पढ़वा के आप उनको बोल दे कि चलिए पढ़िए, तो शायद उनके लिए मुश्किल होगी। तो जो चीजें बार बार रिपीट होगी उनके सामने, बार बार सामने आएगी, उन चीजों को पढ़ना उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है? आई होप मेरा जो एम था आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट इज क्लियर, यस और नो? Yes, miss. जी Yes, miss. जी। अभी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के कुछ करीब हैं आप? आर यू सॉल्यूशन? यस मैम। ठीक है अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हम कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। एक अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया, हमको ये समझ में आ गया कि कैसे पढ़ा जाता है,
है ना। अभी इसको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस देने के लिए क्या करना है, साइट वर्ड। साइट वर्ड क्या होते हैं, कोई बताएगा? व्हाट आर द साइट वर्ड्स? केजी में हम साइट वर्ड्स बहुत सारे सिखाते हैं, लेकिन साइट वर्ड होते क्या हैं? व्हाट आर दे बेसिकली? ऐसे शब्द जो बार बार किसी लेसन हाँ। में आते हैं, रिपीट होते हैं। जी, आप कहीं भी कुछ भी पढ़िए, लेकिन कुछ एक शब्द होते हैं जिनका रिपीटेशन बार बार देखने को मिलता है हर जगह। साइट मतलब नजर, जो बार बार नजर के सामने जो चीजें आती है वो ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो बार बार नजर के सामने आते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 या 150 वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो साइट वर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट 150 के करीब। तो यदि 150 वर्ड्स साइट वर्ड्स बच्चों को याद हो जाए, तो आप समझिए कि 50% रीडिंग तो उनको आ गई, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार सामने आने वाले हैं। तो व्हाट आर वी सपोज टू डू? हमको ये करना है कि इस तरह के साइट वर्ड्स जो हैं वो बच्चों की नजर के सामने रखना है। जब केजी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, लाइक नर्सरी के अंदर बच्चों को हम रायम पहले बोलना सिखाते, गा के सिखाते हैं, बच्चे गाना सीख जाते हैं। देन हम ऐसा करते थे कि जब भी पोयम गा रहे हैं ना, तब पोयम की एक बुक होती थी, तो उस बुक को खोल के सामने रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ में जब हम पोयम बोलते जाते हैं, जब तो उनको बच्चों को अपनी फिंगर उसके साथ साथ चलाना है। अभी नर्सरी के बच्चे ABCD भी नहीं आता है, लेकिन हम बोलते हैं, वो सुनते हैं, रिपीट करते हैं, सामने बुक रखो तो पिक्चर देख सकते हैं। व्हाट वी यूज्ड टू डू, मैं और मेरी जो असिस्टेंट टीचर थी, हम बोर्ड के ऊपर पोयम लिख डालते थे। एक टीचर गा रही है, एक टीचर स्टिक लेके, पॉइंटर लेके बच्चों को बता रही है कि उनको फिंगर कहाँ रखना है। तो बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और अपनी बुक में साथ साथ में फिंगर चलाएंगे। इससे क्या होता है कि बच्चे जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो वर्ड उनके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है, वो दिखता कैसा है ना। यदि वो बोल रहे हैं बा बा ब्लैक शिप, तो बा तो BA कैसा होता है, वो उनको BA नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो BA लिखा हुआ पिक्चर उनके दिमाग में बैठेगा जब वो साथ में फिंगर रखेंगे, ठीक है। तो आप उनको सिखाइए, बोलने के साथ साथ उनकी फिंगर चलवाइए। आप सच में देखना, इतना मतलब चेंज आपको मिलेगा। आप ऐसे 5, 7, 10 पोयम यदि आपने करवा दी एक आध बैच के साथ, एक बच्चों के ग्रुप के साथ, ये ट्राई करके देखिए, और फिर उनको कुछ और चीजें बताइए, कुछ नई चीज दीजिए, और वहां पे सिमिलर वर्ड जब आते हैं तो बच्चे एटलीस्ट उस वर्ड को पहचान पाएंगे। क्योंकि ये जैसे हमारा ब्रेन जिस तरह से काम करता है, मेमोराइजेशन हो जाता है, दिमाग में वो चीज बैठ गई, पिक्चर बैठ गया, सुन लिया, उसको बोल लिया, तो वो लेटर्स दिमाग में बैठ जाते हैं, तो वो रीडिंग इजी हो जाती है। तो बच्चों को क्या है, अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो साइट वर्ड्स 2-3 तरीके हो सकते हैं साइट वर्ड सिखाने के। एक तो जैसे मैंने बोला, आप जब भी रीडिंग करवाते हैं, फिंगर शुरुआत से, बेसिक नर्सरी से शुरू करिए। उसके बाद हर मतलब हफ्ते 4 या 5 साइट वर्ड डिसाइड कर लीजिए कि हमको इस हफ्ते ये साइट वर्ड बच्चों को सिखाना है, और एम ये होना चाहिए कि क्लास का हर बच्चा वो वर्ड पढ़ सके। हमने मंडे शुरू किया, मंडे को वो 5 वर्ड लिए, उसको बड़े से प्रिंट आउट निकाल लिए, या आप लिख लीजिए ब्रश से, या वॉट एवर वे यू कैन डू, उसको इतना बड़ा कि बच्चे को दीवार पे लगाए तो डिस्टेंस से इजीली रीडेबल हो, है ना। बच्चों की आंखें थोड़ी सी छोटी चीजें देखती, कलरफुल कर सकते हैं तो कलरफुल करिए उसको। करके मैं हमेशा ये करती थी कि मेरे बोर्ड के साइड में, दोनों साइड मैंने नेल्स लगा रखी थी, तो वहां पे हैंग करना, बच्चों को पता होता था कि वहां पे क्या चीज हैंग हुई है, तो अब हमको क्या करना है। तो मैंने 5 वर्ड, मतलब मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे, उसमें से 4 या 5 को मैं डोरी के साथ अटैच करती थी, स्टेपल करके, और उस डोरी को उस नेल पे लगा देना। तो उस हफ्ते के वो 5 वर्ड तय हो जाते थे, और हर रोज उन वर्ड्स को पढ़ना है। बच्चों को हर रोज सुबह आके वो वर्ड रीड करवाना है, बच्चों को साथ में बुलवाना है, प्रोनाउंस करवाना है, उसके मतलब बताना है, ठीक है। रिसेस हो गई, रिसेस में फिर 1-2 बार किसी ने बोल दिया, किसी से पूछ लिया, खेलते खेलते बच्चों के साथ उसके बारे में बात करना है। फिर जब दिन खत्म होता है, बच्चे जाने की तैयारी कर रहे, 10 मिनट के पहले फिर एक बार रिवीजन होगा उन वर्ड्स का, कि उस तरफ देख के। हार्डली 2 मिनट लगते हैं 5 वर्ड बोलने में, आप सोचिए कितना, हार्डली 10, 15, 12 सेकेंड बच्चे आपके साथ रिपीट करते हैं, तो 1 आध मिनट। बट ये 1-1 मिनट का यदि दिन में 3 बार हो गया, और ऐसा हफ्ते तक होता है, तो वो एक ही चीज 20-25 बार जब रिपीटेशन में आती है, तो वो ब्रेन में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है कि बच्चे रीड नहीं करते, तो वो इजी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स बच्चे के दिमाग में बैठ जाएंगे, और वो रेगुलरली उसको रीड करते जाएंगे, ठीक है।
तो साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस हम इस तरह से, ताकि मेमोराइजेशन बच्चों का हो जाए, बच्चे रीडिंग सीख ले। ठीक है, इज दिस फ्रूटफुल और यूजफुल और नॉट? आपको लगता है ये काम आएगा, सही है या नहीं? यस, काम आएगा, सही है। आप लोग ऐसा कोई तरीका यूज करते हैं? यदि आप करते हैं तो हम डिस्कस कर सकते हैं, मुझे भी कुछ नया तरीका मिलेगा। थैंक यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम। ये कुछ और साइट वर्ड्स हैं, इनको मैंने कुछ और तरीके से लिखा है, जहां पे बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे, देख तो हिंदी के वर्ड्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी वर्ड में प्रॉब्लम होती है, तो ये मैंने बहुत कम वर्ड ढूंढे हैं, लेकिन आप बहुत सारे ढूंढ सकते हैं। तो हिंदी वर्ड्स के भी साइट वर्ड्स हम लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चे हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हम इस तरह से प्रोनाउंसिएशन के साथ साइट वर्ड को लगा सकते हैं। ये तरीके हैं जैसी जिसकी जरूरत है। बच्चे का लेवल क्या है क्लास में, आप बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका लेवल कितना है, कौन से क्लास के हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं सिर्फ अलग अलग तरीके लेकर आई हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है बच्चों को, यदि हिंदी पढ़ना आती है, उनको हिंदी मीडियम है या हिंदी अच्छे से जानते हैं और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको साइट वर्ड को लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड हो। हम बच्चों को जो चीजें सिखाते हैं, दिखाते हैं, आप यहाँ के बच्चों को यदि आप कहीं जापान की या चीन की कोई चीज बताएंगे तो नहीं पता, लेकिन उनके आसपास जो चीजें मिलती है आप वो उनको बताएंगे तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, उसको रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी बच्चों को आपको कोई भी चीज सिखाना है तो उनके एनवायरमेंटल क्यूज देना होंगे, मतलब उनके आसपास के एनवायरमेंट में वो चीज कहाँ पे होती है, कैसे होती है, वो उसको कैसे देखते हैं, कैसे उसको महसूस करते हैं, कैसे उससे रिलेट करते हैं, उनको अटैच करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रख पाएंगे। इसीलिए हम लोग ए फॉर एप्पल, हम बच्चों को ए सीधा लिख के ए नहीं सिखाते, हम उनको एप्पल दिखाते हैं, उनको एरोप्लेन दिखाते हैं, उनको एंट दिखाते हैं, है ना। पहले पिक्चर्स बताते हैं, चीजें बताते हैं, फिर उनको ए सिखाते हैं और फिर बताते हैं कि इन सब में कॉमन ए है ना। ये जो हमारा बेसिक तरीका है। तो जब भी आप कोई चीज मतलब जहां आपको लगता है कि बच्चा पर्टिकुलर उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि वो किस चीज से रिलेट करता है, उसको किस चीज का शौक है, किस में इंटरेस्ट रखता है, तो उससे रिलेटेड यदि आप उसको चीजें बताएंगे। सपोज रीडिंग का प्रॉब्लम है बच्चे को, उसको स्टोरीज अच्छी लगती है, तो आप कोई स्टोरी बुक लेकर उसके पास बैठिए। उसको कार्टून्स अच्छे लगते हैं तो आप कुछ कार्टून वाला उसके साथ लेकर बैठिए। फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, जो भी पसंद है उनकी, उससे रिलेटेड ये चीजें आप साथ में लेंगे और उसके बाद उनको सिखाएंगे, देन डेफिनेटली दे विल लर्न। तो उनके एनवायरनमेंट से अटैच करना उनको बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कोशिश करिए बच्चों को समझने की। मैं इवन 6-7 स्टैंडर्ड तक भी पढ़ाती हूँ। 7 स्टैंडर्ड में भी जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं जब एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज एसएस पढ़ा रही हूँ मैं, तो उनको एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं उनको एग्जाम्पल वही देती हूँ जो इसके उनके आसपास उनकी लाइफ में है। उनके साथ आप उनकी इंस्टाग्राम की बातें करिए, आप पिक्चर की बातें करिए, आप उनसे कोई हीरो, कोई क्रिकेटर, या आजकल एनीमे बहुत चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ एनीमे? एनीमे कितने लोगों ने देखे हैं? एनीमे के नाम पता है आपको किसी को? कौन कौन से एनीमे अभी चल रहे हैं? आर यू अवेयर? एनीमे का कंसेप्ट पता है आपको? नो मैम। जैसे हम पहले कार्टून मूवी देखते थे हम, है ना, एनिमेशन, आजकल वैसे ही बड़े बच्चों के लिए मतलब एनिमेटेड होता है, पूरा कंप्यूटर में बनता है एनिमेशन। उसके बहुत सारे चल रहे हैं। एक नारुतो करके एक फेमस है ना। नारुतो किसी ने नाम सुना है? ये एक पूरी सीरीज है एनिमेशन की।
ये कहा जाता है इसको, ये पूरी सीरीज है, इसमें पूरी स्टोरीज है कि कैसे वो एक नारुतो करके एक कैरेक्टर है, ये सारा एनिमेशन में बनता है। आजकल के बच्चों को भयंकर क्रेज है, उनकी हर चीजों के ऊपर आपको उनके पिक्चर्स दिख जाएंगे। शायद आपने कहीं देखे अभी होंगे कुछ अजीब से बालों वाले और ब्लू बालों वाले और ऐसे येलो बाल वाले और ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स, और जो बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत स्पीड में जाते हैं, उन सबके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं इस तरह के। अभी अब मैंने बता दिया, आप कहीं आसपास आपके दिखेंगे तो आप उसको जरूर पहचान लेंगे। तो इस तरह के एनीमे, तो बच्चों के साथ जब आप डील करते हैं, यू शुड बी अवेयर कि आज के बच्चे क्या देखते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, क्या अभी हैपनिंग अभी क्या है, क्योंकि आप जिन बच्चों के साथ डील कर रहे हैं उनके एनवायरनमेंट में क्या है, यू शुड नो, तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह की चीजें, बच्चे किस टॉपिक पे बात करना पसंद करते हैं, कौन सी चीजें खाना पसंद करते हैं, कैसे टेस्ट पसंद करते हैं, बच्चों के लेवल पे हमको आना पड़ता है। जब मैं क्लास में बात करती हूँ, मेनी टाइम्स इट हैपेंस, जब वो मुझे बताते हैं मैं उनको दो चार और चीजें अपनी तरफ से, मैडम हमको तो ये नहीं पता था, हमने तो सिर्फ यही देखा है। फिर उनको मतलब वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ मैडम हमारे जैसे हैं, उनको पता है कि हमको क्या पसंद है। तो आपको थोड़ा सा उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, तो उनके एनवायरनमेंट में कैसे एंटर करना, दैट यू शुड लर्न। ठीक है, एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ, यदि मुझे नारुतो मिल जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कैन यू सी दिस? यस मैम, दिख रहा है विजुअल मैम। ऐसे यस अब मैम। आप आगे देखेंगे तो आप इनको पहचान लेगी कि ये कैरेक्टर उसके हैं। ठीक, ऐसी चीजें जो बच्चों के दिमाग में या उनके आसपास है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं बच्चों को जान के, फिर मैं कई बार कई चीजें होती तो मैं अपनी तरफ से उनको बताती हूँ कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्यों देखना है और क्यों नहीं देखना है। लाइक मेरा बेटा अभी कॉलेज में है, मैं उसके फ्रेंड्स वगैरह से बातें करती रहती हूँ, तो एक बार मुझे उससे बात करके पता चला वो मतलब इंग्लिश काफी अच्छी बोलता है। तो मैंने कहा तुम सेम स्कूल में थे, दूसरे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते, तुम कैसे सीखे? वो मुझे बोलता है कि एक फ्रेंड्स करके सीरीज आती है, एक इंग्लिश सीरीज है फ्रेंड्स करके, उसके साथ में नीचे आजकल टीवी टीवी में सभी जगह नीचे कैप्शंस लिखे होते हैं, जो डायलॉग है वो लिखा हुआ भी आता है। तो बोलता है एक तो उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, दूसरा वो बहुत फनी है, मजेदार जोक वगैरह काफी होते हैं, तीसरा उसके अंदर जितने कैरेक्टर है वो सब कॉलेजियन है, यंग वंस है, इसलिए हमको उसमें इंटरेस्ट आता है। और जब उसको देखते हैं और नीचे कैप्शन हम साथ में पढ़ते हैं, उसको पढ़ के, क्योंकि एक तो सुनाई भी दे रहा है, दूसरा दिखाई भी दे रहा है, इसकी वजह से उन बच्चों की इंग्लिश बहुत पावरफुल हो गई, बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जब दिख भी रहा है तो स्पेलिंग भी क्या होगा वो भी दिमाग में रहता है। तो ये चीजें हेल्प करती है। तो थोड़ा सा उनके एनवायरनमेंट में घुसने की कोशिश करिए, ठीक है? ओके, अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, अभी बच्चों को सिखाने के लिए हमको कैसे सिखाना है। आप लोग जब भी मतलब जूनियर सीनियर में वर्ड सिखाते होंगे, हम पहले 2 लेटर सिखाते हैं, सीवी वर्ड, वीसी वर्ड, सीवीसी वर्ड, सीवीवीसी, सीवीसीई, है ना, ये सारे वर्ड सिखाते हैं उनको, ये हमारा एक होता है। उसके बाद हम एक सिखाते हैं राइमिंग वर्ड्स। हमेशा बच्चों को जब भी सिखाते हैं राइमिंग वर्ड सिखाइए, उससे क्या होता है, बच्चे सेम वर्ड्स को कुछ आगे सिर्फ एक एक लेटर चेंज होता है तो उसको कैच कर लेते हैं, एक ही जैसी बहुत सारी चीजें आती तो दिमाग में रहती है। और ये सारे आप देख रहे हैं इसमें मोस्टली राइमिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो पहले राइमिंग वर्ड सिखा दिए, फिर राइमिंग वर्ड से बना हुआ कुछ सेंटेंस बताया। अब छोटे बच्चों की सीनियर केजी की यदि बुक्स देखेंगे तो उसमें होता है कि सेम सेम वर्ड एटी वाले या एन वाले या एपी वाले वर्ड्स एक साथ होते हैं, है ना, जैसे इसमें है डैन इज अ मैन, ही हैज अ वैन आर पेन्स एंड कैन्स, तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब बच्चों को पढ़ना सिखाने की शुरुआत करते हैं तो राइमिंग वर्ड्स जितने ज्यादा यूज होंगे, बच्चे उतने जल्दी उसको कनेक्ट कर पाएंगे, इजीली रीड कर पाएंगे। तो ये रीडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और क्लास में जब भी कोई वर्ड मतलब सिखाया जाता है, सिखाना एक बार है, उसकी रीडिंग 10 12 15 बार होनी चाहिए,
उसके बाद आप बच्चों से पूछिए। हम एक बार बता देते हैं, 2 बार बता देते हैं, फिर तीसरा बार पूछते हैं चलो बोलो, नहीं, दिस इज रॉन्ग। उसको, बच्चे को इतना सारा आत्मसात हो जाए कि बहुत सारा रिपीटेशन हो जाए, उसके बाद पूछिए, तो बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है। एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाता है कि आपने 1 बार 2 बार सिखाया, फिर आप पूछते हैं, बच्चे को नहीं आया, तो उसके दिमाग में ये बैठता है कि मुझे नहीं आता है। सो इट शुड नॉट हैपन। तो ये एक तरीका। दूसरी एक चीज ये है कि जब भी आप क्लास में कोई लेसन शुरू करते हैं, तो उसमें आप हार्डवर्ड पहले सिखाते हैं या बाद में, पहले आप मुझे बताइए। सपोज आपने कोई लेसन शुरू किया, तो हार्डवर्ड पहले होंगे या बाद में होंगे? बाद में करवाते हैं। सॉरी टू से, इट शुड बी फर्स्ट। लेसन शुरू करते हैं, उसके पहले सबसे पहले आप हार्डवर्ड लिख दीजिए बोर्ड पे, उसको कैसे पढ़ना है बता दीजिए, उसके मतलब बता दीजिए, देन यू स्टार्ट लेसन। तो क्या होगा, बच्चे को लेसन में नया कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वर्ड्स पहले से पता है, उसके मतलब पता है, उसको पढ़ना आता है, तो वो काफी सारा कनेक्ट फील करेगा और बच्चे के लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। तो हार्डवर्ड शुड फर्स्ट, देन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आपको हार्डवर्ड का रिवीजन करना है तो दैट इज फाइन। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? हार्डवर्ड के साथ, नॉट फ्रॉम द लेसन। कुछ तो उसको पता होना चाहिए ना, वो कनेक्टेड तो फील करना चाहिए बच्चा, उसको रीड करना आना चाहिए जब आप पढ़ा रहे हैं। तो हार्डवर्ड पहले बताने से बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उनके लिए रीडिंग आसान होती है। जब आप पढ़ाते हैं तब वो काफी सारे वर्ड्स जो होते हैं उसको कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ एक वर्ड शायद पहले से आते हैं, कुछ आपने बता दिए, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उनकी। तो एक ये कोशिश करिएगा, चेंज करके देखिए, फिर आप बताइएगा कि कैसा रहता है। ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये स्पेलिंग कटिंग रूल शायद सबको पता होगा। स्पेलिंग को तोड़ तोड़ के याद करवाना, क्योंकि बच्चों का जो मतलब एक साथ लेटर्स याद करने का, 2 या 3 लेटर, 4 लेटर एक साथ कोई याद नहीं रख पाता है, 2 या मैक्सिमम 3 लेटर बच्चे एक साथ याद रखेंगे। तो हमको उसको ऐसे टुकड़े करने हैं कि वो 2 या 3 में टुकड़े में, 2 या 3 लेटर एक टुकड़े में आए और बच्चे उसको पढ़ सके। तो चंकिंग बोलते हैं इसको, चंक करना तब टुकड़ों में काटना। तो चंकिंग इज द मेथड फॉर मेमोराइजेशन। लर्न करने की ये मेमोराइजेशन की मेथड है चंकिंग। तो जब भी बच्चों को स्पेलिंग सिखाना है तो उनको टुकड़े में काट कर सिखाइए, कि पूरा स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब भी बच्चे लिखते भी हैं तब भी वो फिर इसको तोड़कर पूरा स्पेलिंग लिख लेंगे, यदि आपने उसको टुकड़ों में सिखाया है। लेकिन पूरा स्पेलिंग लंबा एक साथ सिखाएंगे तो दे विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है। आई थिंक कुछ लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आपके साथ, आप इन्वॉल्व होइए इसमें। ठीक है जी। अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। नेक्स्ट है विचारों और सोच रणनीति ये करना। मतलब बच्चों को कुछ कंसेप्ट, आइडियाज इस तरह से दीजिए कि वो उसको हर बार रीजनिंग कर सके। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी को मछली पकड़ के मत दो, पर मछली कैसे पकड़ना वो सिखा दो, तो वो हर बार मछली पकड़ के लाए। तरीका सिखाइए, पर्टिकुलर एक वर्ड है वो मत सिखाइए। मैंने एग्जाम्पल लिया है क्रम और कर्म। अभी मुझे कोई बता सकता है कि ये दोनों में जो र का उच्चारण है वो अलग अलग जगह पे लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? अक्षर लिखा हुआ है। क्रम और कर्म 2 शब्द लिखे हैं, र की स्थिति बदली है दोनों में। जो पहले में लिखा है उस र को क्या बोला जाता है, जो दूसरे में लिखा है उस र को क्या बोला जाता है? तो कोशिश करिए। देखिए, गलत होने से डरना नहीं चाहिए, गलती करेंगे ना तो ही हम आगे बढ़ेंगे। गलत भी बताते हैं तो डरिए। मैं और लोकेंद्र से बोलो काटिएगा मत, अमित किसी को भी।
प्लीज कोशिश करिए, गलत भी चलेगा। दो अक्षर लिखते हैं, एक जी रेफ को कहते हैं होता है इसको पदेन है और दूसरा पदेन जो पैरों में पद में है, मतलब क के नीचे लगा है, क के पैरों में लगा है वो पदेन, और रेफ जो के ऊपर लगा है। तो क्रम में पदेन लगा हुआ है, र पदेन है, और कर्म में रेफ है। रेफ जो ऊपर लगता है, पदेन जो नीचे लगता है। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट यदि आप बच्चों को सिखा देंगे तो अपने आप वो बोलेंगे, बोल के देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे रेफ लगाना, पदेन लगाना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों का। तो जब भी आप सिखा रहे हैं तो कैसे लगेगा, रंग, पतंग, ये अंग जो बिंदु इसके ऊपर लगेगी, र पे लगेगी या ग पे लगेगी। यदि एक अक्षर एक शब्द में पता है उनको, तो दूसरा शब्द आता है तो अपने आप सोच लेंगे कि मुझे किस पे लगाना है, कि हम जिस अक्षर के बाद में अंग बोला जाता है उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, रंग, र के बाद अंग बोला है ना, वैसे पतंग त के बाद बोला जाता है, इसलिए त के ऊपर लगाई जाती है। तो ये तरीके होते हैं बच्चों को सिखाने के कि किसी भी चीज को कैसे याद रखना है, उनकी परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है, रीजन बताइए कि ये क्यों है ऐसा, तो इजीली उसको सीख लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, यू आर आर यू एंजॉइंग? जी फराज जी, थैंक यू। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पर चलिए। बिल्ड वोकेबलरी, शब्दावली का निर्माण करें। बच्चों को नए नए शब्द कैसे सिखाए जाए, है ना। आप बुक लेके बैठे हो, 10 वर्ड याद कर लो, नहीं होगा, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, थोड़े से नए नए तरीके देंगे। मैंने जो 2 एग्जाम्पल लिए वो दोनों मोबाइल गेम के एग्जाम्पल हैं। मैंने जी मैंने ये मोबाइल पे से लिए हैं, मोबाइल गेम आते हैं, ये दोनों मोबाइल गेम है, वर्ड के गेम है। कैसे वोकेबलरी आपको बिल्ड करना है, ये 2 अलग अलग तरीके हैं। एक में ऑलरेडी स्पेलिंग बने हुए, आपको सिर्फ ढूंढना है। दूसरे में सिर्फ लेटर्स दिए, उनको आपको चेंज करके वर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं अपनी क्लास के अंदर वोकेबलरी इंप्रूव करने के। अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू देयर एज, नॉलेज, आप अलग अलग गेम खेल सकते हैं। आप मोबाइल में ढूंढेंगे, बहुत सारे वर्ड गेम आपको मिल जाएंगे, उसमें से कुछ चीजें ढूंढिए आपके क्लास में कौन सी चीज काम कर सकती है, वैसा कोई एक गेम पसंद करिए और उसको बच्चों के साथ खेलिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जब गेम में आ जाता है, जिन बच्चों को आता है वो पहले हाथ ऊपर करेंगे, बताएंगे, इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद क्या होगा, जिन बच्चों को नहीं आता है दे विल ऑल्सो ट्राई, कि उसने कर लिया, फिर वो सोचेंगे कि अब हमको इस, यदि ये BEAT 4 लेटर है, मुझे इससे वर्ड बनाना, आप सामने देख पा रहे हैं, बैट, टैब, टी, बीट, अभी भी और इसमें ईट, एट, बहुत सारे वर्ड अभी भी और इसमें बन सकते हैं। तो दूसरे बच्चों को देख के बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। गेम एक ऐसी चीज होती है कि हर बच्चा उसको कनेक्ट करता है, इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। तो ट्राई टू फाइंड आउट सच गेम्स। जो लेफ्ट में मतलब ये है जंबल वर्ड वाला, उसमें से ढूंढना, ये तो शायद काफी बार बुक्स के अंदर भी होता है, पर वो शायद किसी 1 या 2 लेसन में कभी कभार आता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसको एक हैबिट बना लीजिए कि हर 10-15 दिन में एक बार आप कोई एक ऐसी वर्कशीट बनाएं, या आप बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करें और उसके बाद बच्चों को बोले वो बनाए। मतलब डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको चीज को कैसे अपने क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट यू मस्ट ट्राई समथिंग लाइक दिस। इज इट यूजफुल और नॉट, डू यू थिंक? बहुत ही स्कूल में हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं इसका। जी बढ़िया, अच्छी बात है।
थैंक यू अनीता जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? कई बार हम ये सोचते हैं, एक बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, हम दूसरे बच्चे को उसके पास में बिठा देते हैं कि आप इसकी हेल्प करो, है ना। बच्चे कई बार ये होता है कि हम उनको बोलते हैं तो वो शायद इतना समझ नहीं पाते, लेकिन जब उनके फ्रेंड्स उनको बताते हैं तो उस चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स के साथ उनका रिलेशन ऐसा होता है, सारा दिन उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ खेलते हैं, पास वाला यदि कर रहा है तो वो कर लेते हैं। तो वी शुड ऑल्सो ट्राई फॉर दैट रेसिप्रोकल टीचिंग। या दूसरा क्या कर सकते हैं, हम बैठ जाएं चेयर पे और बच्चे को टेबल पे आगे लाके खड़ा कर दे कि आप पढ़ाइए। पहले ऐसे बच्चे को खड़ा करिए जिसको थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद जिस बच्चे को थोड़ा नहीं आता है उसको आप हेल्प करके तैयार करके फिर भेजिए। तो क्या होगा, क्योंकि एक बच्चे ने पहले किया है, सबने उसके लिए तालियां बजाई, वो क्लास में एक माहौल बन जाता है। तो दूसरा बच्चा जिसको नहीं आता है, आप उसको भेज रहे थे, आप उसको पहले बता दीजिए कि आपको क्या करना है। तो जो चीज आपको सिखाना है आप उसको इसलिए सिखाइए क्योंकि उसको सबको सिखाना है ना। वो बच्चा क्यों सीख रहा है? क्योंकि उसको बाकी सबके सामने परफॉर्म करना है, इसलिए वो सीख रहा है। तो वो उस चीज को जल्दी से ग्रास्प करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल वे होता है बच्चों के साथ काम करवाने का। बेसिकली आप लोग भी शायद एक्सपीरियंस किया हो, आई डोंट नो, मैंने तो किया है कि मैं जब कोई चीज खुद के लिए पढ़ती हूँ तो शायद इतना डेप्थ में नहीं जाती हूँ, कंपैरेटिव जब मैं किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ती हूँ तो मैं उसको और डेप्थ में उतरती हूँ। तो दीज आर द वेज हम यही बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। उस बच्चे को बोलिए आपको पढ़ाना है, आप खड़े हो जाइए, एंड क्या करना है उसको आप बता दीजिए, देन उसको करने दीजिए। तो जो हम चाहते हैं कि हमने जो बताया वो बच्चा दिमाग में प्रोसेस करे, वो उसको कर लेगा, ठीक है। तो ये एक रेसिप्रोकल टीचिंग, या तो बच्चा अपने बाजू वाले को पढ़ाए या उसको सामने टेबल पे आके, वॉट एवर इज कंफर्टेबल इन योर क्लास यू मस्ट ट्राई, ठीक है। उसके बाद है दृश्य कल्पना और ऑडियो पुस्तक है, विजुअल इमेजनरी एंड ऑडियो बुक्स। किसी भी चीज के बारे में बच्चे जिस चीजों को जानते हैं उसके, हम जैसे बोलते हैं एप्पल, तो सबके दिमाग में एक एप्पल का चित्र बन जाता है। वो चित्र कौन सा बनेगा? जो आपने देखा है, या आपने एप्पल देखा है, या रिलेटेड आपने रिसेंट में यदि उसको देखा है, तो आप एक बार आंख बंद करके सोचिए तो कौन सा पिक्चर आपके दिमाग में आता है जो आपने देखा हुआ है या रिसेंट में है। सो बच्चों के दिमाग में भी इसी तरह से चीजें आती है। तो जब भी आप उनको बताते हैं तो उनको इमेजिन करने दीजिए, उनके इमेजिनरी को थोड़ा सा बढ़ाइए, उनको पिक्चर्स दिखाइए, उसे रिलेट करिए। तो एक रीडिंग इजी हो जाता है, क्योंकि वो पिक्चर के साथ जब रिलेट होता है तो वो पिक्चर को याद रखते हैं, उसके साथ में जैसे बॉल, तो बॉल लिखा हुआ उसके साथ में, उसके नीचे वो अपने साथ ही चलता है, वो बॉल के साथ नीचे लिखा हुआ भी उनको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीजें आप कौन से वर्ड, जहां हार्ड वर्ड्स होते हैं तो वहां पे उसको पिक्चर्स के साथ कर सकते हैं। जहां जहां आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वहां वहां पे आप लोग को स्पेसिफिकली उसके हिसाब से करना पड़ेगा कि बच्चों के इमेजिनेशन में वो चीज चली जाए, ठीक है। इसके अलावा एक ऑडियो बुक्स बहुत अच्छा वे है। आप में से किसी ने ऑडियो बुक्स सुनी है, यूज की है कभी? वो कुकू में वो सुनी। यूट्यूब पे बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिलती है। जहां बच्चे रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हम ऑडियो बुक्स उसके साथ में चला दें। जिस चीज की ऑडियो बुक अवेलेबल नहीं है तो टीचर कैन डू कि हम अपना वॉइस से टैप कर ले उसको, और जब बच्चे उसको पढ़ रहे हैं उसके साथ में वो टैप चले। तो दोनों चीज जब साथ में चलेगी तो बच्चों की रीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि वो फ्रेंड्स सीरीज देखते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है, वही सुनाई देता है, वही पढ़ा जाता है। तो ऑडियो बुक्स इस तरह से हेल्प करती, जो चीज लिखी हुई दिख रही है वो यदि सुनाई भी देती है तो वो इजी हो जाता है उन लोगों के लिए लर्न करना, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चे की विशेष आवश्यकता। अभी ये स्पेशल नीड ऑफ द चाइल्ड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे यहाँ पे एक बच्चा था, वो डिस्ग्राफिया है, एक डिसलेक्सिया है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि बेसिकली उनका प्रॉब्लम क्या है। तो पर्टिकुलर बच्चे की नीड क्या है, एज अ टीचर
अभी आज की बात बताऊं, आज में एक पेरेंट मेरे पास आए थे, वो बच्चा बुक्स नहीं लाता है, डायरी में टीचर ने नोट डाले, पेरेंट्स ने नोट पढ़े नहीं, उनको साइन नहीं किया। आज फोन करके पेरेंट को बुलाया गया। जब पेरेंट को बुलाया तो पेरेंट उसको बोलती है मुझे, उसको बोलती है बच्चे को डांट के कि तुझे भी मेरी तरह रहना है क्या। तो मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं बच्चे से। तो बोलती है मैडम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। आपकी डायरी में जो नोट आते हैं इंग्लिश में आते हैं, मैं नहीं पढ़ सकती, उसके पापा पढ़ते, इसलिए मैं साइन नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे फोन करके बुलाते हैं लेकिन काम उनका, बिकॉज आई कैन नॉट रीड, वो रीड नहीं कर पाती है इसलिए उसकी प्रॉब्लम है। तो बच्चे की नीड क्या है, घर में मम्मी सारा दिन रहती है, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती है, बच्चा स्कूल में जितना पढ़ता है समझता है उतना ही होता है। हम नोट लिख डालते हैं लेकिन पेरेंट पापा आते हैं वो लेट आते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको देखे, या वो उसको इनफ टाइम दे नहीं पा रहे। संडे के दिन जिस दिन हाथ में डायरी आती है उस दिन बच्चे की धुलाई हो जाती है, तो बच्चा उनसे वैसे ही दूर रहता है, तो उसको सिखाएगा कौन। जितने हम कर सकते हैं कोशिश उतना, लेकिन क्लास में, इतनी बड़ी क्लास में, पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ, फिर आज मैंने टीचर्स की मीटिंग बुलाई, जितने जितने टीचर्स की क्लास में जाते हैं उन सबको पर्सनली बताया कि यू हैव टू टेक केयर कि इस बच्चे को आप जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हो, आपको जहां फेस होता है कि बच्चा इस जगह गलती कर रहा है, मैथ्स में आपको जहां लगता है गलती कर रहा है, आपको क्या करवाना है आप उसको पर्सनली बताइए। इंग्लिश में जहां प्रॉब्लम है, हिंदी में जहां प्रॉब्लम है, पर्सनली टीचर हैज टू गो इन डेप्थ। 5 मिनट क्लास में उसको दे दीजिए, उसका 2 मिनट देख लीजिए कितना लिखा नहीं लिखा, तो क्या होगा, वो बच्चे को हम हेल्प कर पाएंगे। उसको बेसिकली हमको उसकी डेप्थ तक जाना पड़ेगा। तो बच्चे की नीड क्या है, उसको कहाँ तकलीफ है और कैसे उसको हेल्प की जा सकती है। मैं पहले भी शायद कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि हम लोग एक ऐसे ट्रांजिशन वाले पीरियड में टीचर्स हैं जहां पे पेरेंट्स या तो इलिटरेट है, या तो जिस लैंग्वेज में पेरेंट्स पढ़े उस लैंग्वेज में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हिंदी में पढ़े हैं या उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की है, और जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम फेस होती है, जो घर से सपोर्ट नहीं मिलना, बेस नहीं मिलना, वी हैव टू सॉल्व इट। क्योंकि हम इस ट्रांजिशन पीरियड में, ये पीरियड शायद अभी और 20 साल चलेगा, क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जितना अभी क्रेज हो रहा है इंग्लिश का, वो बच्चे जब तक पेरेंट्स बनेंगे तब तक ये पोजीशन चलने वाली, तो अब अगले 20-25 साल कम से कम और ये कंडीशन रहने वाली। सो वी एज अ टीचर हमको सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। दिस इज आवर ड्यूटी टू थिंक एंड डू। ठीक है, अग्री? जी। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अभी तक मैंने जितना डिस्कशन किया वो रीडिंग से रिलेटेड था, ठीक है। अभी लिखने पर आते हैं हम। लिखने के लिए 2 चीजें होती है, संगठन और लिप्यतरण, थोड़े हैवी वर्ड्स हैं, उसको इंग्लिश में हम समझते हैं कंपोजिशन और ट्रांसक्रिप्शन। कंपोजिशन मतलब क्या, क्या लिखना है ना। आपको जब बच्चे लिखने बैठा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या लिखना है, मतलब मैटर क्या होगा, किस बारे में लिखना है, उसको किसको लिखना है, कौन सी चीजों को ऐड करना है, क्या क्या बातें लिखनी है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सपोज एक ऐसे लिखने बैठा है बच्चा, वो किसी त्योहार पे ऐसे लिख रहा है, तो उस त्योहार के बारे में उसको क्या क्या लिखना है पता होना चाहिए। उस त्योहार उसने यदि मनाया है तो उसको पता होगा, उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री है तो उसको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या लिखना है वो हम बताना, दैट इज कंपोजिशन, कंपोज कैसे होगा, ठीक है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब लिखना, कैसे लिखना है उसको, लेटर्स कैसे आएंगे, ग्रामेटिकल रूल्स कौन से लगेंगे, पैराग्राफ कैसे बनेंगे, वो सारे जो रूल्स हैं वो चीजें। तो लिखने के लिए 2 चीजें काम करती है। हमको लगता है वो देखा, मतलब वो एक पिक्चर कॉपी राइटिंग होता है कि जैसा देखा नर्सरी जूनियर में बच्चे, सीनियर तक बच्चे यही करते हैं, हमने कुछ ड्रॉ किया, हम उसको टी बोल दिया, बच्चे टी लिखेंगे, हम उसको एफ बोल देंगे, हम जो भी बताएंगे बच्चे उसको कॉपी करने वाले हैं, दे आर जस्ट लर्न। लेकिन उससे जब ऊपर लेवल पे आते हैं तब बच्चों को अपने आप ये चीजें समझ में आती है। हम लोग जनरली 4th-5th तक यही करते हैं, आंसर हम बोलते हैं, हमने कॉपी में लिखवा दिए, बच्चे उसको रट लेते हैं और एग्जाम में लिख लेते हैं। एम आई राइट?
क्वेश्चन आंसर हम लिखवाते हैं, बच्चों को लर्न करवा देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे उसके आंसर्स लिखते हैं। वी आर फॉलोइंग दिस पैटर्न, राइट? यस, आई होप सब लोग मुझसे अग्री होंगे। So basically we are making mistake here only. During कोरोना जब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से शुरू किया, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उनके बेस पे उन्होंने, हमारे गुजरात में ये सिस्टम हुआ था कि एवरी मंथ गवर्नमेंट की तरफ से पेपर आते थे, हमको बच्चों को भेजना होता था, बच्चों को घर पे उसके आंसर लिखने हैं और फिर उनको भेजने हैं और फिर हम उनको करेक्ट करते थे। अभी इसमें सिंपली वो कॉपी वाला सिस्टम हो जाता, लेकिन रियली आई एडमायर कि जिन्होंने पेपर बनाए थे उन्होंने इतने अच्छे से पेपर बनाए थे कि कहीं कोई कॉपी करने का कोई स्कोप ही नहीं था। अभी यदि आप लोग एनसीईआरटी की बुक यूज करते हैं तो 3rd या 4th स्टैंडर्ड में कहीं एक है हाउ टू गो टू स्कूल, है ना, तो उसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिखाए गए हैं। तो कौन कौन से मोड से ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे होता है, ये पूरा उस लेसन में है। उसके अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए थे, एक तो आप स्कूल कैसे जाते थे, बच्चों से पूछा गया कौन से माध्यम से, मतलब आप रिक्शा में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, आप पेरेंट्स के साथ जाते हैं वगैरह। आपने कभी, मतलब उसमें लिखा था कि आपने कभी ट्रेन की सवारी की है, यदि की है तो कहाँ से कहाँ तक की है, किसके साथ की है और आप कहाँ गए थे। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि गुजरात का था कि आपने गुजरात में कहीं पे भी रोपवे में सवारी की है और यदि की है तो कहाँ की है। अभी ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कोई रटवा के उसको लिखवाने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो वी हैव टू टीच दोज थिंग्स, हमको ऐसी चीजें सिखानी है बच्चों को कि जहां पे वो अपने आप को बता सके खुल के, मतलब जो प्रैक्टिकली वो देखते हैं समझते हैं उस हिसाब से वो आंसर दे सके। यदि वो अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं तो ही वो लिखना जान सकते हैं, नहीं तो हम उनको सिर्फ, मतलब वो कॉपी करवाने वाला कॉपी कैट जैसा, कंप्यूटर जैसे प्रिंटर काम करता है वैसे ही सेम चीजें वापस मेमोराइजेशन करके वही रिटेंशन और फिर उसके बाद फिर से उसको लिखना, तो दैट विल बी। सो क्या लिखना है और कैसे लिखना है, बेसिक कंसेप्ट बच्चों को शुरुआत से सिखाना चाहिए। 1st स्टैंडर्ड में यदि हम लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आप जब लिखवा रहे हैं तब आप उनसे पूछिए, यदि आपका कोई लेसन है उसके अंदर कोई कैरेक्टर उसके बारे में है, तो कोई क्वेश्चन है कि भाई कौन गया था घर के बाहर, तो हु वेंट आउट ऑफ द हाउस, तो आप बच्चों को पूछिए कि कौन गया था, बच्चों को आंसर देने दीजिए, उसके बाद बताइए कि हु मतलब कौन, तो कौन की जगह नाम आएगा किसी का। ठीक है, देन बच्चे की वहां यहाँ पे राहुल लिखना है हमको कि राहुल घर के बाहर गया था। बेसिक कंसेप्ट उनको बताइए क्या लिखना है, कैसे लिखना है। क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या लिखना, कैसे लिखना, बेसिक कंसेप्ट इनको बताना है। ठीक है। अभी लिखने की जो प्रॉब्लम्स है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। बेसिक प्रॉब्लम है बच्चों को पेंसिल पकड़ना नहीं आता है ना। बहुत सारे लोग इस तरीके से पकड़ते हैं, यू मस्ट हैव सीन बच्चों को, है ना, कुछ इस उंगली को बहुत ज्यादा स्टिफ करके ऐसे पकड़ते हैं, कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। दीज ऑल वेज आर रॉन्ग, ये सारे तरीके पेंसिल पकड़ने के गलत हैं। सबसे पहले हमको बच्चों को पेंसिल पकड़ने का सही तरीका सिखाना होगा कि इसको कैसे पकड़ा जाता है। दूसरी प्रॉब्लम हैंडराइटिंग अच्छे नहीं आने की या प्रॉपर नहीं लिख पाने की, बैठने का ढंग। यदि बच्चे झुक के बैठते हैं, हाथ का टेका दे के बैठते हैं, पीछे दूर होकर बैठते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। जब भी बच्चा बैठता है उसके पैर जमीन पे स्ट्रेट टिके होने चाहिए। पैर यदि लटकते होंगे तो भी बच्चे का बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है और उसके हैंडराइटिंग पे असर होगा, है ना। हम कभी इन चीजों को डिटेल में नहीं देखा। बेंचेस यदि ऊंची होगी, बच्चे पैर लटका के बैठते हैं और पैर नीचे जमीन पे नहीं पहुंच रहा है, तो वो या तो पैर अपना हिलाता रहेगा या वो उस पैर को जमीन पे टिकाने की कोशिश करता रहेगा। सो दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद अभ्यास का अभाव, उनको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मिली है हैंडराइटिंग की या लिखने की या पेंसिल पकड़ने की, तो भी उनके हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। हिंदी लिखते हैं तो बच्चे शिरोरेखा नहीं बनाते, ऊपर जो लाइन बनानी है नहीं बनाते। शब्दों के बीच में स्थान का अभाव, रेल के डब्बे की तरह सारे अक्षर एक के पीछे एक जुड़े होते हैं, पूरी ट्रेन चलती है ना। तो कहाँ पे एक के बाद जगह छोड़ना, हम बताते हैं बच्चों को उंगली रख के लिखना। तो ये कुछ तरीके होते हैं।
देन विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, कहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा उनको नहीं पता, इसलिए उनका लिखना गलत हो जाता है। तो चिन्हों का नॉलेज यदि प्रॉपर होगा तो वो प्रॉपर लिख पाएंगे। ये सारी इसके सिवा और भी कुछ है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। और भी कुछ है जो रीजन है लिखने की समस्याएं। एक तो अनुनासिक और अनुस्वार से संबंधित। अनुनासिक और अनुस्वार क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? हिंदी में हम सब पढ़े हैं। बता दो सर। मैम अनुस्वार ये बोलिए। मैम जो नाक से बोले जाते हैं वो अनुनासिक होते हैं, जो अंदर से आवाज आती है वो अनुस्वार होते हैं, गले से आवाज आती है। थोड़ा सा फर्क है। अनुनासिक ऐसे स्वर होते हैं जिसमें मुंह से आवाज ज्यादा आती है, नाक से कम आती है। और अनुस्वार ऐसे व्यंजन होते हैं जिसके साथ में, जिसके ऊपर स्वर की बिंदी लगती है। अनुनासिक स्वर होते हैं, अनुस्वार व्यंजन होते हैं जिसके साथ में स्वर लगता है, जैसे अम की बिंदी, अन की बिंदी, है ना, ये लगती है। तो अनुनासिक का उदाहरण है बांस, है ना, चंद्रबिंदु हम लगाते हैं वो अनुनासिक होते हैं। संभाल, इसमें सब में चंद्रबिंदु लगता है वो अनुनासिक होते हैं। और अनुस्वार जहां पे सिर्फ बिंदी लगती है, जैसे पंकज, शंभु, रंग, ये सब अनुस्वार है ना, जो व्यंजन होते हैं जिसके साथ में स्वर लगता है। तो ये अनुनासिक और अनुस्वार की गलतियां बच्चे हमेशा करते हैं, क्योंकि बोलने में बांस और रंग, बोलने में ज्यादा फर्क नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको लिखा अलग तरीके से जाता है। बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस को बच्चे नहीं पकड़ पाते। उसके बाद ए ई आई ओ यू, जो वॉवेल्स होते हैं उनका गलत उपयोग होता है ना। जैसे ए है, उसका उच्चारण ए होता है। ई हम बोलते हैं ई, लेकिन उसका जब प्रोनाउंस होता है वो ए होता है ना, एमईटी मैट, हम ई बोलते हैं, लेकिन वैसे ही आई बोलते हैं आई, लेकिन उसका उच्चारण ई होता है, PIN पिन। ये सब मतलब चेंज हो जाते हैं बच्चे के लिए। ये चीजें हमारे लिए इजी है, हम बोलते हैं, लेकिन उनके लिए कि हम बोलते हैं उसको ई, लेकिन उसका उच्चारण ए होता है, हम बोलते हैं आई लेकिन उच्चारण ई होता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स वहां होती है। उसके बाद अशुद्ध भाषा का उपयोग, घर में या आसपास जैसी भाषा बोली जाती है उस भाषा का असर उनके लिखने पे आता है। जब बच्चे अपने मन से लिखेंगे, जवाब अपने तरीके से लिखेंगे, तो यदि वो उसको गलत बोलते हैं, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वो उस गलत को ही लिखेंगे, वो सही नहीं लिखेंगे। जैसे स का श लिखना, या पर्टिकुलर स्कूल को स्कूल, तो वो स्पेलिंग भी गलत लिखेंगे, उसको लिखेंगे भी गलत। ठीक है। स्थानीय भाषा का प्रभाव, वो जहां रहते हैं वहां पे जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। आपको शायद पता होगा कि एक नॉवेल थी, उसपे काफी मूवीज भी बनी है, कि वो एक पर्सन होता है, वो ये बोलता है कि मैं किसी की भी लैंग्वेज सुन के वो किस एरिया में रहता है, इवन किस गली में रहता है, वो तक बता सकता हूँ। मतलब आप जिस जगह पे रहते हैं वहां की भाषा का प्रभाव आपके बोलने पर बहुत ज्यादा होता है ना। हिंदुस्तान में बोलते हैं 5 कोस पे बानी है ना, 1 कोस कोस पे पानी बदले 5 कोस पे बानी। 5 कोस आगे चले जाओगे तो वहां के लोगों का बोलने का तरीका अलग होता है। हम भी काफी बार पहचान लेते हैं और आवाज से पूछते हैं, बोलने के तरीके से पूछते हैं कि आप इस जगह के, आप उस जगह के। तो स्थानीय भाषा का जो प्रभाव है वो बच्चों के लिखाई पे डेफिनेटली दिखाई देगा। उसके बाद लिपिगत कारण, मतलब लिखते हुए वो व को ब लिख दिया, ब की जगह व लिखा, या मतलब ऐसे ही लिखने में श और प में गलतियां कर दी, क और फ में गलतियां कर दी। जैसे पढ़ने में गलती करते हैं सेम वैसे ही लिखने में गलतियां करते हैं। तो बिकॉज ऑफ जैसे च और ज, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है सारे बच्चों का। ज जहाज का या च चम्मच का, उनको हमेशा गलत लिखते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो वो बेसिक उनके वहां प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा शैक्षणिक कारण, या तो उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, या जब उनको पढ़ाया गया तब इतना अटेंशन टीचर ने नहीं दिया कि बच्चा जो लिख रहा है वो गलत तरीके से लिख रहा है या गलत लिख रहा है। तो जब पहली बार गलत लिख लिया होता है तो वो हमेशा के लिए वो गलत रह जाता है। कई बार मैंने देखा है 3rd 4th 5th में कई बच्चे जब मेरी नजर में आता है तो कुछ लेटर अलग तरीके से लिखते हैं। मैं उनको बताती हूँ कि इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। क्योंकि वो शुरुआत से सीखे तब गलत सीखे और वहां पे किसी ने सुधारा नहीं।
इसकी वजह से चलता है, टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, तो कोई भी रीजन रहा हो कि बच्चे उसको नहीं कर पाए और इसकी वजह से बच्चों के लिखने में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से लिखने के प्रॉब्लम थे। आपके हिसाब से कोई और प्रॉब्लम है? मैंने कोशिश की जितने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इश्यूज है उसको लेने की। और कोई इश्यू आपको लगता है? नहीं? नहीं, नो, ओके, ठीक है। मतलब मैं अपने आप को शाबाशी दे सकती हूँ कि मैंने सारे पॉइंट ले लिए, राइट? ओके, चलिए अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। 1 मिनट में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। अभी इसके उपायों में सबसे पहले तो सही ढंग से बैठना और कलम पकड़ना। जब बच्चा बैठता है तो उसके पैर प्रॉपरली जमीन के ऊपर टिके, कंफर्टेबल सीट पे बैठा हो। हमारी जो बेंचेस होती है उसमें लिखने की और बैठने की बेंच के बीच में डिस्टेंस एज और हाइट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। मतलब जो नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चे होते हैं उनकी सीट और जो डेस्क है उसके बीच में हार्डली 6 या 8 इंच का 6 इंच का डिफरेंस होता है, या 5 इंच का, उससे ज्यादा नहीं। जैसे जैसे क्लास बड़ी होगी वो मैक्सिमम 8 इंच तक जाता है। तो वो डिस्टेंस हमेशा बच्चों की हाइट और उसके हिसाब से होना चाहिए। कंफर्टेबली बैठ गए, उसके बाद पकड़ने के लिए यहाँ पे आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि ये 2 फिंगर होती है, उसके बीच में आप उनको कुछ भी पकड़वा दीजिए इस तरीके से, ये 2 फिंगर अपनी बिजी हो जाएगी। फिर बची 3 फिंगर, उनको उससे ही पकड़ के लिखना है। तो ये 2 फिंगर जब इसको पकड़ के रहती है तो बच्चों का अपने आप होल्डिंग आ जाता है, हाथ अपने कंट्रोल में आ जाता है। ये क्योंकि ये 2 फिंगर पे कंट्रोल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। आप ये 3 फिंगर को अपनी तरीके से चला सकते हैं, इनको थोड़ा सा साथ में। तो जब ये फिंगर बिजी हो जाएगी तो बाकी 3 फिंगर से पकड़ना इजी हो जाता है। दूसरा, इसके अलावा आप देख रहे हैं एक रबर बैंड लगा के उस रबर बैंड में पेंसिल लगा दीजिए। जो तीसरा तरीका नीचे है उसको बच्चों को पिंच करना सिखाए कि आप पिंच कैसे करते हैं, ऐसे करके पकड़ते हैं। उनको बताइए कि कोई भी पेंसिल है उसको पहले ऐसे पिंच करके पकड़िए, उसके बाद इसको उठा के ऐसे पीछे करना है, और ये वाली जो उंगली है उससे उसको पीछे हेल्प देना है। ठीक है, ये पेंसिल उठाई, पिंच करके उसको पकड़ के पीछे यहाँ पे रेस्ट करवाया और फिर इस उंगली से उसको हेल्प दी। दिस इज द वे टू होल्ड द पेंसिल। ठीक है, जब बच्चे को नहीं आता है तो एक और तरीका कर सकते हैं आप ऐसे सॉफ्ट वाले रबर बैंड हम जो लगाते हैं, मतलब जो बच्चे को चुभे ना, लगे ना, ऐसे रबर बैंड लीजिए, इसको ऐसे पकड़िए, उसमें लगवाइए, देन समझ आया आपको? ठीक है, ये इस तरह से होल्डिंग होना चाहिए। जिन बच्चों को लिखने में, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिनके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं आते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट वे है। अंगूठे और उंगली के अंदर ये डालिए, इसको इस तरह से करिए, दिस, ये फिक्स हो जाएगी पेंसिल उनके हाथ में। इसके बाद बच्चे बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उनका अपने हाथ पे कंट्रोल आ जाता है, हैंडराइटिंग सुधरती है। ये पेंसिल होल्डिंग के तरीके हैं। जिन बच्चों को पेंसिल होल्ड में प्रॉब्लम है, जो ठीक से नहीं लिख पाते हैं, तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप उनको पेंसिल होल्ड करना सिखा सकते हैं। ठीक है, सारे तरीके समझ आ गए? ठीक है, अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी, बीच में गैप कैसे देना है। ठीक है, एक एक फिंगर का 2 वर्ड के बीच में नहीं हो तो हम प्रैक्टिस कराते हैं कि एक उंगली रखे फिर दूसरा वर्ड लिखे, फिर एक उंगली, मतलब जो हैंड फ्री है उसकी उंगली से उनको रख के लिखवाना है।
तो बीच में डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद लिपि, स्वर और मात्रा का ध्यान। कोई भी चीज कैसे लिखी है, अभी जैसे टेबल है ना, जब आपने बोला टेबल, बच्चे के दिमाग में पिक्चर तो बनता है, लेकिन स्पेलिंग क्या बनती है, TABL, ई वो भूल जाता है। तो हमको उसको, जैसे मैंने इसके पहले बताया कि विजुलाइज करवाने का, उसके साथ में लेटर्स लिखे हुए दिखाने के, ताकि वो बच्चा उसको रिकलेक्ट कर सके कि मुझे इसके पीछे ई भी लगाना है। तो कहाँ पे कौन सी चीज कब यूज करनी है, किस स्पेलिंग के साथ, ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा। तो लिपि, स्वर और मात्रा, इन चीजों का ध्यान कैसे रखना, वो विथ प्रैक्टिस वी कैन टीच। नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। अभी ये कुछ हैंड राइटिंग वार्म अप्स, बहुत अच्छी चीज आपके लिए लेके आई हूँ। बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तब क्या करना है उनको, है ना। मैंने जैसे बताया, बैक सीधी रख के, सिट टॉल, फीट फ्लैट, पैर नीचे जमीन पे सीधे होने चाहिए। उसके बाद अपनी आर्म स्ट्रेच करके उनको अपने सिर के ऊपर ले जाने, ताकि जो नर्व्स है सारी खुल जाए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से यदि नर्व्स मुड़ रही है तो बच्चे को यहाँ पे स्ट्रेस होता है। जितना हाथ ऊपर करके फ्री हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी आर्म की प्रैक्टिस सर्कल में फॉरवर्ड बैकवर्ड करवा दीजिए। ये सुबह सुबह क्लास के अंदर बैठ के भी इतनी एक्सरसाइज छोटे बच्चों के साथ स्पेशली होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाथ को स्क्वीज करना है, ठीक है। उनको फिस्ट बनाना और खोलना, कम से कम 10 बार ऐसे करवाना है। फिर दोनों पाम एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को दबाना। इससे क्या होता है कि जितने पॉइंट्स है हाथ के वो सारे दब जाते हैं। तो सारे पॉइंट दबने से ब्लड सर्कुलेशन फ्री हो जाता है। तो ये पूरी तरह से प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। उसके पास ये थंब और सारी फिंगर दोनों हाथों की, दिस इज द एक्सरसाइज फॉर राइटिंग, ठीक है। और इसके बाद एक पेंसिल वर्क है। पेंसिल को यहां से पकड़वाया, देन उसको धीरे धीरे पीछे ले जाइए उंगलियों को। पेंसिल हाथ से गिरनी नहीं चाहिए, ये होल्डिंग की प्रैक्टिस होती है। फिर वापस उसको आगे लाइए। इससे क्या होता है, ये जो 3 फिंगर है उनको पूरी एक्सरसाइज मिलती है कि बच्चे को पेंसिल कैसे होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, ये बच्चों को सिखाइए। इसको बोलते हैं पेंसिल वॉक। दिस इज द पेंसिल वॉक। पेंसिल हमारे उंगलियों के बीच में चलती है। इससे क्या होगा, ये 3 उंगली को इतनी प्रैक्टिस मिलेगी कि वो अच्छे से पेंसिल को होल्ड कर सके। तो ये हैंड राइटिंग वार्म अप्स है, और मेरे हिसाब से नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट कम से कम होना ही चाहिए। हर रोज यदि 2 मिनट सुबह आप दे दें तो बच्चे इजीली, स्पेशली जिनको प्रॉब्लम है उनके साथ तो जरूर करना चाहिए। तो दिस इज हैंड राइटिंग वार्म अप, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्लियर है सारी एक्सरसाइज? यू कैन थम्स अप। मैं आप सबको देख रही हूँ। यस मैम। जी जी, थैंक यू। अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी मैंने कुछ एक वर्कशीट्स कॉपी की यहाँ पे दी है आपको, कि एक जैसे सुडोल और समान आकार के यदि अक्षर लिखने हैं तो बच्चों को प्रैक्टिस देने के लिए जो पहली वाली वर्कशीट है वो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगती है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। पहले वाले में 2 डॉट्स हैं, उनको मिलाना है। दूसरे में जो बॉल्स हैं उसको कंप्लीटली फिलअप करना है। फिर स्पाइरल है, उसको अंदर तक फिनिश करना है। वैसे ही स्पाइरल अंदर से बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है। देन 2 लाइन के बीच में डॉट दिया है, वहां पे लाइन करना है। दूसरा है फाइंड द वे, जैसे उसको रास्ता भी इसमें से निकालना है। लास्ट है, उसमें 2 डॉट्स को आपको मिलाना है, ठीक है। देन यहाँ पे जो जितने भी डॉट्स दिए उनको सर्कल करना है। फिर यहाँ पे बिना उस लाइन को टच किए पूरा पेंसिल अंदर तक ले जाना है, और जो एक्स है वो सारे ट्रेस करने हैं। ये बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज है, लेकिन बच्चों के लिखने के लिए जितने तरह के हमको कर्व्स और मोल्ड चाहिए वो बच्चे खेलते खेलते सीख जाएंगे। हमको उनको प्रेशर नहीं करना पड़ेगा, बट ये एक एंजॉइंग वे में बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, आप देख रहे हैं ये जैसे हमारा फोन का लॉक होता है। आप सबको बताया, हम फोन के लॉक में सिर्फ ये 9 डॉट्स है, लेकिन बहुत सारी पैटर्न्स बन सकती है। तो वी कैन यूज दिस, 4 को मिला के, 5 को मिला के, सारे 9 को मिला के,
अलग अलग पैटर्न्स बनवा सकते हैं और बच्चों को वो पैटर्न कॉपी करने को बोल सकते हैं। तो दिस इज द वे कि बच्चे एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए वैसा लिखें। नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। ये भी और कुछ वर्कशीट्स हैं। इसलिए मैं पहले में लाइन में ज्यादा डिस्टेंस है, जब नीचे तक जाते हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो बच्चे को उसके बीच में से संभाल के, तो बच्चे किस तरह से छोटा छोटा लिखना है, पास पास लाइन बनाना, तो ये उनके लिए इजी हो जाता है। दूसरा, ट्रेस करने वाले डिफरेंट शेप्स हैं, आप हर एक डायरेक्शन में पेंसिल चलाना, उसको कर्व में भी चलाना और स्टैंडिंग स्लीपिंग स्लैंट भी चलाना, तो ये प्रैक्टिस इस तरह से आप डिफरेंट दे सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस बोर्ड पे भी दे सकते हैं, चौक से आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए डॉट डॉट्स और उनको मिलाने को बोलिए। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। आप सैंड प्लेट लेके सैंड प्लेट में फिंगर से करवा सकते हैं, सामने पिक्चर रख दीजिए, उसको कॉपी करने को बोलिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जहाँ पे बच्चे 4 लाइन में गलतियां करते हैं, ये उनको सिखाने के लिए मेरे हिसाब से ये नर्सरी जूनियर में जरूर होना चाहिए एक चार्ट कि चिकन लेटर्स जो ब्लू लाइन के बीच में आते हैं, जिराफ लेटर्स जो अपर रेड लाइन तक जाते हैं, एंड मंकी लेटर्स जो लोअर रेड लाइन तक जाते हैं। ठीक है, ये लेटर्स को हम इस तरह से कैटेगरी वाइज करके, तो बच्चे उसको रिलेट कर लेंगे हमेशा कि मंकी की पूंछ नीचे लटक रही तो हमको नीचे रेड तक ले जाना है, जिराफ की गर्दन ऊपर तक जा रही है तो हमको उसको ऊपर की रेड लाइन तक ले जाना है। स्मॉल लेटर्स, टॉल लेटर्स एंड फॉल लेटर्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये एक तरीका है बच्चों को लेटर्स सिखाने का कि इसको किस तरीके से लिखा जाए। हमेशा बच्चे 4 लाइन में प्रॉब्लम होती है, एम आई राइट, वो 4 लाइन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज द वे टू टीच देम कि 4 लाइन कैसे फॉलो करना है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये दूसरा ऑप्शन है आपके लिए। ऐसे हाईलाइटेड लाइन बना दीजिए, जो 2 बीच की ब्लू लाइन होती है। क्या होता है, कई बच्चों की आईसाइट थोड़ी सी वीक होती है, तो वो उस ब्लू लाइन को कैच नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली कहाँ तक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट उस ब्लू लाइन को यदि हाईलाइट कर दिया जाए और उसके बाद उनको बोला जाए कि आपको ये हाईलाइट वाले में जो बीच के लेटर लिखना है, उसके बाद ऊपर और नीचे अलग जाएगा, तो ये एक हेल्प करता है। क्या होता है, कई बच्चों की आईसाइट जो होती है, उनको प्रॉब्लम ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर उनको थोड़ा सा हेजी दिखता है, मूव करता है, ब्लू लाइंस उनको पता नहीं चलती है, तो ये हाईलाइटेड एक हेल्प कर सकता है उनको। दूसरा, लेफ्ट साइड में जो है वो आप केजी के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उसमें 3-4 पिक्चर दी आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर सन है, मतलब ऊपर आकाश तक पहुंचना है, बीच में प्लेन है हवा तक में, है ना, नीचे ग्रास है, तो ग्रास और प्लेन के बीच में सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे, सन तक सारे जिराफ लेटर पहुंचेंगे, और नीचे स्नेक जो जमीन के नीचे रहता है, तो वो फॉल वाले लेटर सारे नीचे तक जाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है बच्चों को सिखाने का। 4 लाइन का कंसेप्ट यदि देना है, आप 1 2 3 4 लिखेंगे तो शायद बच्चे इतना याद नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा कार्टून वे में जाएंगे तो दे विल कैच इट इजीली, अच्छे से उसको पकड़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है उनको सिखाने का, जो बेसिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, अनिता जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी ये मेरी लास्ट स्लाइड है। और उपाय क्या हो सकते हैं, मात्रा और वॉवेल का सही प्रयोग करना। बच्चे लिखने में हमेशा मात्राओं में हिंदी में गलती करते हैं, या AEIOU लिखने में गलती करते हैं, तो उसको हमने जैसे साइट वर्ड वगैरह है हमारे पास पहले से ऑप्शन है, उसको वो चीजें कंसेप्ट क्लियर करवा देना ताकि वो लिखने में गलती ना हो। उसके बाद ध्वनि उच्चारण का ज्ञान, जैसे मैंने इसके पहले आपको रीडिंग में बताया था, क्रम और कर्म, क्या उच्चारण हो रहा है, पहले आवाज आ रही है बाद में आवाज आ रही है, तो ऊपर लिखा जाएगा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होता है प्रतिलिपि एवं श्रुतलेखन। प्रतिलिपि मतलब एज इट इज कॉपी करना, श्रुतलेखन मतलब सुन के लिखना। 2 तरीके होते हैं लिखवाने के। शुरुआत में आप ये प्रतिलिपि दीजिए कि एक सामने लिखा है बोर्ड पे, एज इट इज उनको कॉपी करना है। जैसे हम लोग यदि स्कूल में राइटिंग कंपटीशन होती है तो 1 to 4 को हम प्रतिलिपि देते हैं कि उनको बुक का कोई पेज का कोई पैराग्राफ दे दिया, लेकिन 5 6 7 ऊपर के क्लास जो होते हैं तो हम उनको श्रुतलेखन, टीचर विल रीड, स्टूडेंट हैव टू राइट, तो वो स्पेलिंग कितने सही लिखते हैं, हैंडराइटिंग कितना सुंदर लिखते हैं, सारी चीजें चेक होती है। तो ये 2 चीज है, और इन दोनों के टाइम पे टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान से देखे,
किस बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, वो थोड़ा सा पर्सनली आपको डेप्थ में जाना होगा। ठीक है, और इसके अलावा विभिन्न अभ्यास के तरीके, आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं, बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है तो उसको हम कैसे मतलब ढूंढ सकते हैं। अभी एक तरीका होता है जिससे लिखना सिखाना है। एक दो एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे किसी एक पर्सन के बारे में कैसे डिस्क्राइब करना बताना है, तो आप सपोज आपके वॉचमैन है, उनका एक फोटो बना दीजिए, मतलब ड्रॉ कर लीजिए, उनका फोटो बोर्ड पे लगाइए, फिर बच्चों को बोलिए कि इनके बारे में आपको लिखना है। देन अभी आप सोचो कैसे लिखोगे। तो वो हमारे वॉचमैन है, वो हमारे स्कूल के बाहर बैठते हैं, वो रोज हमको हेल्प करते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, वो हमको गेट पे बस में चढ़ाने में हेल्प करते हैं, वॉट एवर वो लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग पर्सन आप ढूंढिए, कोई भी कार्टून कैरेक्टर ढूंढिए, कुछ भी ढूंढिए, एंड लेट देम राइट अबाउट दैट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। एक और तरीका होता है, जैसे सपोज निबंध लिखाना है, निबंध लिखना सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, पर बोर्ड पे बीच में टॉपिक लिख दिया। सपोज मैंने लिखा होली, उसके बाद में उसके आसपास सन में जैसे रेज निकालते हैं ना, 4-5 रेज निकालूंगी। अभी उसके बाद बच्चों से पूछना है, चलिए होली के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। कोई बोलेगा हम कलर से खेलते हैं, कोई बोलेगा हम बलून से खोलते हैं, कोई बोलेगा हम उसको जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, है ना। सबके पास अलग अलग चीजें होती है। तो जितनी चीजें आती है उसको साइड पे सबको लिखते जाइए, चारों तरफ सबको आपने लिख दिया। देन उनको बोले कि अब आपको इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना है, इंफॉर्मेशन सारी आपके सामने है, अब इसको कैसे लिखा जाए। फिर आप उनको समझाए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कब मनाया जाता है पहले लिखना है, कैसे मनाया जाता है उसके बाद लिखना है, कौन मनाता है, किस तरह का त्योहार है ना, आप कैसे मनाते हैं वो, उसके बाद आप उसको फिनिश करिए। तो दिस इज द वे, बच्चों को लिखना सिखाने का ये तरीका है। ठीक है, कैसे कोई चीज लिखी जाए, हम ऐसे ही बच्चे को बोल देंगे तो नहीं, तो आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ ऐसे यूज करना पड़ेंगे कि बच्चे उसको कनेक्ट कर सके, इंफॉर्मेशन सारी उनके पास हो, देन वो उसको कनेक्ट कर पाएंगे, उसको प्रॉपरली लिख पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा और एक दो तरीके हैं मेरे पास। एक स्टोरी बनवानी है आपको, है ना, तो स्टोरी, एक पिक्चर बनाइए एक, और उसके आसपास स्टोरी बनानी है। तो उसके बाद बच्चों से पूछिए, चलिए अब हम स्टोरी बनाते हैं, तो पहले ओरली स्टोरी बनाइए। जब बच्चों ने स्टोरी बना ली, एक लड़का था, वो जंगल से जा रहा था, उसको राक्षस दिखा, शेर दिखा, ये वो सारी बातें कर ली, अब इसको लिखना है, देन उनको लिखवाइए। तो दिस इज द वे कि बच्चे लिखना कैसे सीखेंगे, उनकी अपनी मतलब जो भी थिंकिंग है, जो थॉट्स है, उसको वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना, उसको कैसे प्रॉपरली प्रेजेंट करना। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, हम उनको लिखने की बहुत सारी प्रैक्टिस दे सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने आज के लिए इतना लिया था। मैं आप सबको सुनना चाहूंगी, बेशक आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम लीजिए, मुझे पता है आपके जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन कौन सी चीज आपने नई सीखी, क्या आपको अच्छा लगा, और क्या आपके क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिल गए आपको। अनिता जी, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। जी, रक्षा शुक्ला एंड प्रज्ञा जैन, प्लीज अनम्यूट करके जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। जो पारस्परिक शिक्षण वाली विधियां हैं वो हमने आज सीखी हुई हैं और बच्चों को इन पर प्रयोग भी करेंगे, और बाकी बहुत सारी ऐसी भी हैं जो हम पहले सीख चुके हैं और उन पर प्रयास भी किया हुआ है जी। और उसमें फिर जो समस्या अभी मिल रही है उसको इसके बाद भी ट्राई करेंगे। ठीक है जी मैम। जी, अब दो लोग साथ में हैं। मैं सबको सुनना चाहूंगी प्लीज। प्लीज, मुझे सबको सुनना है। मैम दिस
डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया और जी पता चला। ठीक है। और साइड वर्ड के बारे में भी पता चला कि 100 से 50 तक साइड वर्ड होते हैं। जी और बच्चों को अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ाना। जी और लेसन शुरू करने से पहले हार्ड वर्ड जी बिल्कुल लिखवाना और उसके बाद लेसन शुरू करना। जी बढ़िया। आज से मैडम ऐसे ही करेंगे, जिसमें बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, मतलब पढ़ना भी सीखें। जी जो उनकी इम्प्रूव करवाने के लिए पेंसिल वगैरह पकड़ने के नए तरीके जाने हमने आज, तो जी कोशिश करें उनको वैसे ही सिखाने की। बिल्कुल बढ़िया। और शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाना, मतलब स्पेलिंग है ना, उनको विभाजित करना जी चंकिंग में। यस वेरी गुड। जी भारती जी एंड शिवानी जी। गुड आफ्टरनून। लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग की है और जो चीजें आपने बताई हैं उनमें से बहुत सारी चीजें हम लोग करवा भी चुके हैं क्लास में। उनसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे चंकिंग वर्ड बताए हैं आपने, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ बिठाना, ये सब हम लोग करवा भी चुके हैं। जी बढ़िया। जी जी एसपी के स्कूल से भारती एंड शिवानी जी। मैम जैसा आपने बताया कि अगर बच्चों को फुल लाइन में लेटर सिखाना है तो जो जैसा आपने बताया कि मंकी और जेब्रा लेटर तो उस तरीके से भी सिखा सकते हैं। और अपने आस पास की चीजें एनवायरमेंट से मतलब कनेक्ट करके भी बता सकते हैं कि तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो एनवायरमेंट के तरीके से पढ़ा सकते हैं। और स्पेलिंग लर्न करवा रहे हैं तो उनको तोड़ तोड़ कर करवाएं चंकिंग वर्ड। जी या मैम जी आज मैम लोगों ने बहुत से टॉपिक सीखे हैं, जिसमें से जो आपने बताया है कि बच्चों को निबंध लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो एक बीच में पॉइंट दे दें और टॉपिक दे दें और उनके पॉइंट लिखवा दें बच्चों को, तो उस पर बच्चे अच्छे से निबंध लिख पाते हैं। मैं प्रयास करूंगी ताकि बच्चे अच्छे से लिख सकें। जी बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम जो सिंपल वर्ड रहते हैं तो क्लास में यूज करके बार बार जी मैम जैसे गुड आफ्टरनून मैम, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी ट्रेनिंग ली है तो हम लोगों ने जैसे कि पहले भी सीखा है, तो जिसमें बच्चों को क्लास में पहले भी सिखाया है तो उसमें बच्चों को क्लास में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो जो आपने आज सिखाया है मैम, तो वो प्रयोग भी हम लोग क्लास में करेंगे। जी ठीक है जी। जो सिंगल वर्ड रहते हैं उनको क्लास में बार बार यूज करके सीखना, बार बार बोल के और क्या लिखना इसके बारे में बताना। आज की ट्रेनिंग में जाना कि पढ़ने लिखने की छोटी छोटी जो हमारी समस्याएं होती हैं, शब्दों का उच्चारण के बारे में हमने जाना। इसके अलावा हमें बच्चों को एनवायरमेंटल से कनेक्ट करके ही पढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें छोटे छोटे बच्चों को और ज्यादा उससे समझ में आए। जी जी धन्यवाद खुशबू जी। गुड आफ्टरनून मैम। जी आज बच्चों को हार्ड वर्ड पहले पढ़ाना चाहिए। यदि कोई वर्ड बड़ा है तो उसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ा सकते हैं। स्टोरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और यदि किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम जा रही है तो उसके भी बहुत से तरीके जानेंगे। थैंक यू। बढ़िया। अभी कौन जैसा कि आप जी कि बच्चों को मतलब जब जैसे कोई भी होमवर्क घर पे मम्मी पे नहीं बनता है तो पापा आते हैं, परेशान होते हैं,
तो हमें उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा मतलब थोड़ी सा ज्यादा उनके प्रति ध्यान देके उनको थोड़ी सा और अच्छे से बता देना है, ताकि वो घर पे जाके कवर कर लें। ये हम आगे से अपनी कक्षा में करेंगे मैम। जी बिल्कुल, बढ़िया। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसे कि आपने बताया था कि बच्चे जो ABCD के लेटर होते हैं वो ट्रेन की जैसे बना देते, रेल के डिब्बे जैसे बना देते, तो अपन फिंगर का गैप देकर उनको बना सकते हैं। इसी में दिक्कत होती थी, हम लोग डॉट रख देते थे कि ये आप बना लो यहाँ। अब हम लोग इसका यूज करेंगे कि फिंगर बीच में रखकर आप लेटर लिखिए। और आपने जो 4 लाइन का यूज बताया है वो भी करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने जी बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कई चीजें मैंने पहले ही आपसे सीखी हुई है, बट कुछ एक दो चीजें मुझे इस बार भी आज की क्लास में सीखने को मिला है, जैसे इन्वायरमेंट के साथ सिखाना बच्चों को, तो ये मैं क्लास में जरूर करूंगी। और जैसे साइंस वर्ड वगैरह मैंने बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, तो ये बच्चों को ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड आते हैं, बट मैं जो अभी बच्चों ने नहीं सीखे हुए हैं मैं उनको कॉल करूँगी। थैंक यू मैम। जी Good afternoon. Good afternoon, ma'am. I learned from this how to connect from environment and sight words जी and how to hold the pencil of small students. जी Thank you, ma'am. थैंक यू। जी अभी कौन बाकी है? कुछ एक वीडियोस ऑफ है। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के लिए लिखने से संबंधित पहले एक्सरसाइज करवानी चाहिए और उनको तरीका देखना चाहिए कि वो किस प्रकार लिखेंगे और उनको सही तरीके से बैठाना और उनके लिए एक्सरसाइज कराएंगे। नमस्ते। थैंक यू। अमित जी, दिलीप जी, प्लीज आप चेक करिए कौन बाकी है। जी मैम, मैं बाकी हूँ। नमस्ते मैम। जो समस्या आती है बार बार नमस्ते करवाएंगे, मैम। मुझे समझ में आया है और मैंने फर्स्ट बार मीटिंग ली है, उससे मुझे बहुत कुछ समझ में आया है। जी थैंक विभा अनुजा, आप बोलिए। लेटर्स के बारे में आपसे इनका यूज भी क्लास में बच्चों को कराएंगे। का पर्यावरण संकेत, जो अगर आप क्लास में पाठ में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रीड करा रहे हैं, तो उन्हें कुछ चीजें दिखा के भी उन्हें बता सकते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत जल्दी ये भी सीखा। और हाँ रिजल्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज मैम, आज आपने जो टॉपिक बताए हैं वो बहुत ही अच्छे लगे हैं। मैं इसका प्रयोग कक्षा में भी करूंगी बच्चों के साथ। और जो आपने जो भी लेसन पाठ को लिखवाने से पहले जो भी हार्ड वर्क लिखना बताया है वो भी मैं पहले कराऊंगी। और जो भी आपने जो लिखने की समस्याएं बताई हैं वो भी मैं बच्चों के साथ प्रयोग करूंगी। थैंक यू मैम। बढ़िया, धन्यवाद। जी सुनो जी। यस मैम, आज के आपके सेशन बहुत कुछ सीखा। जो लिखने का तरीका है वो मैंने जो नया सीखा, पहली बार सीखा। मैं अपर क्लासेस को पढ़ाता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब रबड़ बैंड वाला जो था। और जो प्रैक्टिकल तो हम लोग पहले से ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो भी प्रैक्टिकल ये
जो एनवायरनमेंट वगैरह जो देखते हैं बच्चे वही पढ़ाते हैं। शायद जो आपके 99% मेथड तो हम यूज ही कर रहे थे, बस ये लिखने वाला मेथड मुझे नया मिला और बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी, यदि सबसे बात हो चुकी, मुझे दिखाई दे रहा है काफी सारे टीचर शायद जाने लगे हैं। जी मैम। तो हम फिनिश करें। एक चीज बता दूं, जो नियत कार्य रहेगा वो इस तरह से रहेगा। आज मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई है, मैं पर्टिकुलर नियत कार्य आपको नहीं दे सकती कि आप यही करिए, लेकिन मैंने जो चीजें सिखाई है उसमें से हर रोज कोई ना कोई एक चीज आपको अपनी क्लास में करना है और उसका फोटो या वीडियो आपको डालना है। एंड आपके जो ओनर्स हैं दे विल बी बेटर जज कि कौन किस तरह से कर रहा है। आपको जो भी चीज आपके क्लास से रिलेटेड लगी है उसका यूज अपने क्लास में जरूर करना है, ठीक है? मैम एक क्वेरी थी कि जो हम बच्चों, वो छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे तो उनको नोट्स हिंदी में लिख के दें तो ज्यादा बेहतर है। हम हिंदी में ही लिखते हैं उनको, ताकि उनकी मम्मी पढ़ सकें, पापा पढ़ सकें, मतलब इंग्लिश नहीं जानते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हमको ये पता चलना चाहिए ना कि पेरेंट्स इंग्लिश नहीं जानते हैं, वो पता आज अब चला। नहीं, हमारे जो क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है इंग्लिश का,